अध्याय 961। एक तीव्र युद्ध बिना किसी रहस्य के समाप्त हो गया। 13 टीमों में से तीसरे समूह के सदस्यों ने 5 लोगों की मदद से 120 लोगों के समूह के हेवंस्काय क्षेत्र के दुश्मन का आसानी से सफाया कर दिया। दरअसल लाल बंदर ने कोई हरकत ही नहीं की, वह तो पूरे समय तमाशा देख रहा था। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। निर्वासित द्वीप के मार्शल कलाकारों की गुणवत्ता बेहद उच्च थी। हालांकि स्वर्गस्काय क्षेत्र के जो मार्शल कलाकार मारे गए थे वे अपेक्षाकृत बुरे थे, फिर भी उनके क्षेत्र कोई मजाक नहीं थे। यहाँ तक कि यदि किसी प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के शिष्य को खींचकर उनमें से किसी एक के विरुद्ध युद्ध के लिए ले जाया जाए, यदि दोनों पक्षों का साधना क्षेत्र एक ही हो, तो सबसे अधिक संभावना है कि द्वीप के मार्शल अभ्यासी जीत जाएंगे। निर्वासित द्वीप से आए ऐसे मार्शल कलाकार में बाहरी दुनिया के प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के शिष्य की युद्ध शक्ति होनी चाहिए। हालांकि 13वीं स्ट्रीट पर इन लोगों को मारना वास्तव में आसान था। अर्जुन ने मन ही मनाह भरी। दुनिया भर के भूत प्रेत और सांप सब इस द्वीप पर जमा हो गए थे। यहाँ के लोगों की लड़ाई का तरीका बहुत ही अनोखा था और अक्सर अप्रत्याशित भी। हालांकि उन अजीब तरीकों के बिना भी लाल वानर और अन्य निश्चित रूप से अपनी ताकत के आधार पर उसी क्षेत्र में उत्कृष्ट थे। रेड एप समूह के 5 सदस्यों के लिए सीमा पार लोगों को मारना सांस लेने की तुलना में कुछ भी नहीं था। ये देखकर कि अर्जुन चुप है, सुसु ने कहा, क्या तुम डर गए हो? तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि हम किस तरह के दुश्मनों से निपट रहे हैं, है ना? हमारे लिए जिन लोगों को हमने अभी मारा है वे बाल के बराबर भी नहीं हैं। वे जिक्र करने लायक भी नहीं हैं। अर्जुन मुस्कुराया। 13वीं स्ट्रीट वास्तव में काफी दुर्जय है। नासुसु ने कहा, अगर मैं तुम्हें उन लोगों की कतार में रखूं, तो मुझे डर है कि तुम नीचे से पहले नंबर पर ही रह पाओगे। अगर तुम हमारे जैसे किसी से मिलो तो मुझे डर है कि तुम्हारे बचने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाएगी। हाँ, लाल बंदर ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें नीचा समझते हैं, बल्कि सच्चाई हमारे सामने है। तुम्हारे और हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अभी जो लोग हैं उनमें से किसी एक को चुन लो। वे अपनी उंगलियों के एक ही इशारे से तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी उंगलियों के एक ही इशारे से मार सकते हैं। तुम युद्ध में हमारा पीछा कर रहे हो। हाँ, तुम सचमुच अपने आप को ज्यादा आंक रहे हो। मुझे भी नहीं पता कि डेड आई ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। क्या हो सकता है कि तुम्हें डेड आई से कोई दुश्मनी हो? क्या उसने जानबूझकर तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया? कुछ नहीं, डरो मत। सुसु ने अर्जुन से कहा, मेरी सुरक्षा में अगर डेड आई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है तो तुम्हें इस पर विचार करना होगा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने उन्हें आपस में बातें करते सुना तो क्या कहे, और उसने उसके लिए ऐसी ही एक परिस्थिति की रचना की। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने अपना बचाव करने से इनकार कर दिया। अंधेरा हो रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में घंटियां और ढोल बज रहे थे। बादलों में ऊंची इमारतें चांदनी से सजी थीं, जो आकाश को खूबसूरती से रोशन कर रही थीं। कल सुबह प्रदर्शनी का उद्घाटन दिवस था। स्वामी के भवन में हर कोई पूरी तरह से तैयार था और उसके बाद होने वाले भव्य आयोजन की तैयारी में लगा था। सुसु की व्यवस्था के अनुसार प्रदर्शनी के दौरान हॉन कबीले के पिता और बेटी की सुरक्षा की रक्षा के लिए अर्जुन को हॉन कबीले को सौंपा गया था। यदि वास्तव में डाकू होते तो वे आमतौर पर खजाने को छीनने आते और मेहमानों पर हमला नहीं करते। प्रदर्शनी में आने वाले मेहमानों की पहचान असाधारण थी। लुटेरे चाहे कितने भी साहसी क्यों न हो, उन्हें अपने लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए सुसु का मानना था कि अर्जुन सुरक्षित होना चाहिए। सुबह सुबह हॉन कबीले के पिता और बेटी ने अच्छे कपड़े पहने और खुशी खुशी प्रदर्शनी देखने गए। अर्जुन हर समय जियाओ यंग का पीछा करता रहा। उसने एक पल सोचा और महसूस किया कि यह व्यवस्था बुरी नहीं थी। 13 टीमें प्रदर्शनी में घूम रही थीं। उनकी जिम्मेदारी किसी की सुरक्षा की नहीं थी। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रदर्शनी की निगरानी की थी। अगर कोई उपद्रव करता तो वे कार्रवाई करते। वे रक्षक की भूमिका निभा रहे थे। दूसरी ओर अर्जुन ने एक अलग नजरिए से शुरुआत की। वह सीधे मेहमानों की कतार में शामिल हो गया और आसपास के माहौल को एक अलग नजरिए से देख पा रहा था।
प्रदर्शनी के सभी 9 मुख्य प्रदर्शनी क्षेत्र खुले थे। विशाल प्रदर्शनी क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर अनगिनत शानदार गाड़ियां और यहां तक कि विशेष जानवर बार भी थे। एक के बाद एक दुर्लभ राक्षसी जानवरों के वाहन एक पशु बाड़े में बंधे हुए थे। यहाँ तक कि जानवरों का ये समूह भी सावधानी से चुनी गई आत्मिक जड़ी बूटियां खा रहा था। पूर्वोत्तर के स्वामी की सेवा बहुत ही विचारशील थी। प्रदर्शनी के दौरान मेहमानों के लिए शराब और चाय लाने वाले सभी वेटर बेहद सुंदर थे और सभी महिलाएं भी सुंदर थीं। पूर्वोत्तर के स्वामी शियोंग जान ने स्वयं एक समुद्री कटोरे के आकार का प्रकाश गुंबद बनाया था। इसने पूरे प्रदर्शनी क्षेत्र को ढक लिया था। कोई भी आकाश से प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए वे केवल द्वार से होकर ही अंदर जा सकते थे। प्रदर्शनी क्षेत्र में कुल 2 द्वार थे, एक बाहरी दुनिया की ओर जाता था और दूसरा भगवान के भवन की ओर जाता था। प्रवेश द्वार पर प्रभु के भवन के पहरेदार खड़े थे। मुख्य द्वार अतुलनीय रूप से चौड़ा था, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर थी। स्वर्गीय युआन क्षेत्र के कुल 500 पहरेदार प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। इसके अलावा प्रदर्शनी के आसपास का क्षेत्र 100 गश्ती दलों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दल में स्वर्गीय मूल क्षेत्र के 100 विशेषज्ञ भी शामिल थे। तियान युआन क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्रों में एक छोटे से कोने पर कब्जा कर सकता था और एक छोटा स्थानीय सम्राट बन सकता था, लेकिन यहाँ इसका उपयोग केवल द्वारपाल के रूप में किया जा सकता था। आकाश में 50 उड़ते हुए राक्षसी पशु गश्ती दल लगातार हवा में उड़ रहे थे। प्रत्येक उड़ते दल में 200 स्वर्गीय मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। उनमें से 100 गश्त के लिए जिम्मेदार थे और बाकी 100 भारी क्रॉसबो से लैस थे, जो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर कभी भी गोली चलाने के लिए तैयार थे। इन लोगों ने उड़ान परमिट प्राप्त कर लिया था और वे सीधे नो फ्लाई जोन में उड़ान भरने में सक्षम थे। ये 30,000 तियान युआन क्षेत्र के रक्षक प्रदर्शनी क्षेत्र के द्वार तक भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। कोई भी देख सकता था कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त थी। कृपया मुझे अपना निमंत्रण कार्ड दिखाएं। प्रवेश द्वार पर एक गार्ड ने होंग डोंगक सिंह से सम्मानपूर्वक कहा। होंग डोंग सिंह ने एक काला निमंत्रण कार्ड निकाला और गार्ड के सामने लहराया। मेरे पीछे आने वाले सभी लोग मेरे ही लोग हैं, उसने अहंकार से कहा। गार्ड मुस्कुराया और बोला, आने के लिए शुक्रिया। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया प्रदर्शनी क्षेत्र में वेटर से पूछ लीजिए। हम आपकी सभी जरूरतें पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहने के बाद गार्ड ने झुककर आमंत्रण का संकेत दिया। शुरू से अंत तक होंग डोंगक सिंह ने गार्ड की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और अकड़कर अंदर चला गया। जियाओ यंग ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, कामुक चोर, तुमने अपने जीवन में इतना बड़ा दृश्य कभी नहीं देखा है ना? आज तुमने अपनी आंखें खोली हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह हमारे हान कबीले की वजह से है कि तुम्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त है। ऐसा कहने के बाद जियाओ यंग ने होंग डोंगक सिंह से कहा, पिताजी, मैं चारों ओर देखना चाहती हूँ। मैं अभी अंदर नहीं जा रही हूँ, आप पहले जा सकते हैं। होंग डोंगक सिंह मुस्कुराए और बोले, बेहतर होगा कि आप मेरे लिए यहीं एक दामाद ढूंढ लें। जियाओ यंग ने हंसते हुए कहा और कुछ नहीं कहा। युवा लोग वृद्ध लोगों से अलग थे। हांग डोंगशिंग और अन्य लोग यहाँ प्रदर्शनियों के लिए आए थे। जियाओ यंग जैसे युवा लोगों को प्रदर्शनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लोगों में ज्यादा दिलचस्पी थी। यहाँ अनगिनत सुंदर पुरुष और सुंदरियां थीं, साथ ही धनी परिवारों के अनगिनत बच्चे भी थे। अर्जुन स्वाभाविक रूप से जियाओ यंग की रक्षा के लिए पीछे रह गया। जियाओ यंग प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार के पास खड़ी होकर लगातार आने जाने वाले पैदल यात्रियों को देख रही थी, मानो वह किसी को ढूंढ रही हो। कभी कभी जब कोई सुंदर पुरुष उसे दिखता तो उसकी आंखें चमक उठतीं। हालांकि ज्यादातर वह भौहें सिकोड़कर सिर हिला देती। हालांकि कुछ पुरुष सुंदर दिखते थे, लेकिन उनका स्वभाव उसकी पसंद के अनुरूप नहीं होता था। अर्जुन अपने आसपास पैदल चलने वालों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसे पता था कि फर्स्ट स्टेज हॉल और इमरजेंसी रिस्पांस टीम के लोग पहले ही अंदर आ चुके होंगे। अध्याय 962। अचानक अर्जुन ने भीड़ में एक परिचित व्यक्ति को देखा। यह जुवान किंगजू था। जुवान किंगजू ने एक सुंदर गाउन पहना हुआ था और वह विभिन्न महान हस्तियों के घेरे में आसानी से घूम रही थी।
इन बड़े लोगों की बाहरी लोगों पर आमतौर पर अच्छी छवि नहीं बनती थी। वे बेहद घमंडी थे। अगर उनके आसपास के लोग न होते तो वे निश्चित रूप से उन पर फिदा नहीं होते। हालांकि जुबान किंगजू बहुत खूबसूरत थी। वह लगभग सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वह जहां भी जाती, हर छोटा सा समूह उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता। जुबान किंगजू ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए शराब का प्याला थाम रखा था। वह न तो दूसरों से दूर था और न ही उनके बहुत करीब। उसका रूप और उसका अलग स्वभाव धनी लोगों को सबसे अधिक आकर्षित करता था। अर्जुन ने किसी को अपने आप से फुसफुसाते हुए सुना कि वह आज काले हरे बांस को हटाना चाहता है और आज रात अच्छा समय बिताना चाहता है। सिर्फ तुम। एक और मोटा, गंजा अधेड़ आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी के साथ उसके चेहरे की चर्बी ऊपर नीचे होने लगी। मोटा आदमी हंसा और बोला, देखो, ये औरत कितनी गरिमामयी है। पहली नज़र में इससे निपटना आसान नहीं है। हो सकता है इसने कई विश्वस्तरीय करोड़पति देखे हों। अर्जुन ने केवल जुबान किंगजू को एक धुंधली नज़र से देखा और फिर ध्यान नहीं दिया। वह जुबान किंगजू को भी बेनकाब नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस बार शून्य रत्न छीनने वाली मुख्य शक्ति वह नहीं थी। अगर पूर्वोत्तर के स्वामी को जुबान किंगजू के अस्तित्व के बारे में पता भी चल जाए तो भी वर्तमान स्थिति नहीं बदलेगी। उस समय जुबान किंगजू और बाकी लोग एक साथ हमला करेंगे। चाहे जियोंगजान को उसकी पहचान पता हो या नहीं, वे सिर्फ लड़ सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फर्स्ट ग्रेड हॉल का पता लगाना था। हालांकि अर्जुन को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि उसने अभी तक प्रथम स्टेज हॉल या आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के एक भी सदस्य को नहीं देखा था। क्या उन्होंने सिर्फ रात में ही आने का फैसला किया था? अर्जुन ने सिर झुकाकर सोचा। आज प्रदर्शनी का पहला दिन था और वह दिन भी जब कीमती कलाकृतियों की पहली खेप रिलीज हुई थी। लगभग सभी मेहमान इसी दिन यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि मेहमानों की संख्या वाकई बहुत ज्यादा थी। हालांकि यह सिर्फ एक आंतरिक सदस्यता प्रणाली थी, मेहमानों की संख्या पहले ही 3000 से ज्यादा हो चुकी थी। मेहमानों द्वारा लाए गए परिवार के सदस्यों और जनरलों के अलावा ये संख्या पहले ही 20,000 से ज्यादा हो चुकी थी। इतने सारे लोगों के बीच जानबूझकर छुपाए गए प्रथम श्रेणी हॉल विशेषज्ञ को ढूंढना वास्तव में आसान नहीं था। इसी समय अचानक दरवाजे से तेज आवाज आई। अर्जुन ने सचेत होकर पीछे मुड़कर देखा तो एक अतुलनीय रूप से सुंदर आदमी दरवाजे की रखवाली कर रहे गार्ड से बातचीत कर रहा था। उस आदमी को सुंदर इसलिए कहा गया क्योंकि वह बहुत ही तटस्थ था। वह देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में एक पुरुष था। मेरा सामान सचमुच चोरी हो गया था। वह सुंदर आदमी इतना चिंतित था कि उसके पसीने छूट गए। मैं आज सुबह एक निमंत्रण कार्ड लेकर निकला था, लेकिन अब मुझे वह मिल नहीं रहा है। इस छोटी सी बात ने तुरंत अर्जुन का ध्यान आकर्षित किया। निमंत्रण चोरी हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रथम श्रेणी हॉल से किसी ने किसी और का निमंत्रण कार्ड चुरा लिया हो और कोई और बनकर अंदर आ गया हो? बहरहाल जियाओयन की आंखें चमक उठी और वह दौड़ी हुई आई। उसकी आंखों में छोटे छोटे तारे चमक रहे थे और वह मुग्ध होकर बोली, भाई शुआई, क्या तुम्हारा निमंत्रण कार्ड खो गया? सुंदर आदमी ने जियोयन की ओर देखा और जल्दी से मुस्कुराया। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। जियाओयन खिलखिलाकर हंसा। उसने उस खूबसूरत आदमी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अंदर ले आता हूँ। सचमुच? ये तो बहुत बढ़िया है। सुंदर आदमी ने तुरंत राहत की सांस ली। पहरेदार मुश्किल में थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। मेहमान अपने सेवकों को प्रदर्शनी में ला सकते थे। हालांकि वे जानते थे कि वह सुंदर आदमी जियाओयन का सेवक नहीं था। जियाओयन ने जोर देकर कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये देखा जा सकता था कि जियोयन को ये खूबसूरत आदमी बहुत पसंद था। अर्जुन को देखकर उस आदमी ने झिझकते हुए पूछा, ये है? जियाओयन ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ एक नौकर है, इससे परेशान मत हो। ओह, तो वह नौकर है? सुंदर आदमी मुस्कुराया। अर्जुन ने शियाओयन के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ विनम्र रहना चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी जब तुम आज बाहर निकल गई थी।
जियाओ यंग के गाल गुस्से से इतने लाल हो गए थे कि वह केवल अर्जुन को घूर सकती थी और असहाय होकर कह सकती थी, भाई शुआई, मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ। वह मेरा अच्छा दोस्त है। अर्जुन ने जियाओ यंग को एक नज़र देखा, जिसका मतलब था कि आप स्मार्ट थे। मैं प्रदर्शनी क्षेत्र नंबर 1 देखना चाहता हूँ। चलो देखते हैं, सुंदर आदमी ने निमंत्रण दिया। जियाओ यंग पहले से ही उस खूबसूरत आदमी के रूप रंग से मोहित हो चुकी थी। उसे डर था कि अगर अब वो जियाओ यंग के साथ सोना भी चाहेगा तो वो मना नहीं करेगी। प्रदर्शनी क्षेत्र 1 में 9 बड़े महल थे और संग्रह की आधिकारिक प्रदर्शनी प्रत्येक महल में शुरू हुई। जियाओ यंग और सुंदर आदमी ने हाथ पकड़े और एक एक करके प्रदर्शनी स्थल की ओर चले गए। प्रत्येक बूथ में दुर्लभ खजाने थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को आम लोगों के लिए स्वीकार करना मुश्किल था, जैसे कि साम्राज्य की महारानी उपपत्नी के शरीर से काटे गए अंग। ये चीजें आम लोगों के लिए बेकार और घृणित थीं, लेकिन कुछ संग्रहकर्ताओं के लिए वे अतुलनीय रूप से कीमती थीं। इसके अलावा वहाँ कुछ असली खजाने भी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन इस खूबसूरत आदमी को देख रहा था और उस खूबसूरत आदमी ने भी चुपके से अर्जुन को देखा था। जब उसे पता चला कि अर्जुन 9वें स्तर का स्वर्गीय युआन मार्शल कलाकार है तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं रही। ऐसे लोक में वह केवल बाहर के दरवाजे की रखवाली कर सकता था। जहां तक इस सुंदर व्यक्ति की बात है, उसने अर्जुन का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि वह अपने साधना क्षेत्र को देख नहीं पा रहा था। दूसरे शब्दों में, उसकी कोई साधना नहीं थी और वह एक अत्यंत साधारण मनुष्य था। हालांकि ये थोड़ा बहुत सामान्य था। भले ही वह एक धनी परिवार का बेटा था और उसे जीवन भर भोजन और कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ी थी, फिर भी जिज्ञासावश मार्शल आर्ट सीखना उसके लिए सामान्य बात थी। अगले स्टैंड पर वुलिंग फायर क्रिस्टल रखा था। ये रत्न अत्यंत दुर्लभ है। इसकी कठोरता बहुत कम है। हालांकि यह सुंदर है, इसका व्यवहारिक मूल्य अधिक नहीं है। देखो, ये रत्न कितना सुंदर है। जियाओ यंग ने प्यार से उस सुंदर आदमी का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई शुआई, क्या मैं इसे आपके लिए खरीद सकती हूँ? सुंदर आदमी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन ये प्रदर्शनियां मूल रूप से केवल हमारे देखने के लिए थीं। हम आज के अंत तक इनकी आधिकारिक नीलामी नहीं करेंगे। हम इन्हें अभी नहीं खरीद सकते। जियाओ यंग ने मीठी मुस्कान के साथ अर्जुन को घूरते हुए कहा, उसे देखो, वह कितना कुछ जानता है। तुम्हारे जैसा विकृत व्यक्ति कुछ भी कैसे नहीं जान सकता। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। कम से कम मैं औरतों का खाना मुफ्त में तो नहीं मांगूंगा। मैं नर्म खाना खाने जैसा कुछ नहीं करूंगा। जियाओ यंग इतनी डरी हुई थी कि उसने अर्जुन की तरफ बार बार हाथ हिलाया। उसे डर था कि कहीं वह खूबसूरत आदमी उसकी आवाज न सुन ले। दरअसल सुंदर आदमी ने ये पहले ही सुन लिया था, लेकिन उसकी मुस्कान पहले जैसी ही थी और उसे बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ। ठीक है, चलो चलें। सुंदर आदमी ने अपना बायां हाथ जियाओ यंग के कंधे पर रखा और अगले प्रदर्शनी क्षेत्र की ओर चलने के लिए मुड़ गया। उसी समय उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां धीरे से मुड़ गईं और मुश्किल से मिलने वाला पाउडर का एक गोला जियाओ यंग के गाल पर गिर गया और उसने उसे चूस लिया। इस समय जियो यंग की आंखें हक्की बक्की रह गईं और फिर वह ठीक हो गई। उस खूबसूरत आदमी का दाहिना हाथ थोड़ा सा हिला। उसकी हरकतें देखे बिना ही प्रदर्शनी मंच पर रखा वुलिंग अग्नि क्रिस्टल गायब हो गया। वुलिंग फायर क्रिस्टल को सुंदर आदमी ने जियो यंग के हाथ में ठूंस दिया, जबकि जियो यंग ने फायर क्रिस्टल को कमर के पास उसकी पतलून में ठूंस दिया। आंदोलनों की यह श्रृंखला अत्यंत तीव्र थी, इतनी तीव्र कि आम लोगों को इसका पता ही नहीं चला। लेकिन अर्जुन ने सब कुछ देखा। वुलिंग अग्नि क्रिस्टल कहाँ है? बूथ की रखवाली करने वाली नौकरानी तुरंत डर के मारे पीली पड़ गई। रुको, ये तीनों मेहमान, जरा रुको। नौकरानी जल्दी से उसके पीछे दौड़ी और बोली, हमारा वुलिंग अग्नि क्रिस्टल गायब हो गया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या तीनों विशिष्ट मेहमानों ने उसे देखा है? बूथ पर एक क्रिस्टल कवर लगा था। इस क्रिस्टल कवर को बड़ी ताकत से मजबूत किया गया था। अगर वह बूथ पर अंधाधुंध बमबारी भी करता तो भी 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर प्रदर्शनी को जरूर नहीं ले जा पाता। हालांकि सुंदर आदमी ने किसी अज्ञात विधि का उपयोग करके सीधे क्रिस्टल ढाल को भेद दिया और वुलिंग फायर क्रिस्टल को निकाल लिया। क्या मजाक है?
जियाओ यंग ने अपने होंठ मोड़े और गुस्से से कहा, क्या तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी प्रदर्शनी चुरा ली है? नौकरानी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं। दासी भी जियाओ यंग और उस सुंदर व्यक्ति को देख रही थी, और उसने पाया कि ये दोनों व्यक्ति बहुत साधारण थे। उस सुंदर व्यक्ति का कोई साधना क्षेत्र नहीं था, और जियाओ यंग का साधना क्षेत्र इतना निम्न था कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। अंततः उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी और उसने कहा, सर कृपया हमारे साथ सहयोग करें। अर्जुन ने सुंदर आदमी को उदासीनता से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अध्याय 963। अर्जुन ने मुड़कर जियाओ यंग की तरफ देखा। उसने उसे तुरंत नहीं चौंकाया। वह देखना चाहता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जियाओ यंग अभी भी सुरक्षित थी। उस खूबसूरत आदमी ने उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया था, इसलिए कुछ देर तक कोई समस्या नहीं होगी। सर कृपया हमारे निरीक्षण में सहयोग करें। नौकरानी ने अर्जुन की पहचान की जांच करने पर जोर दिया। तुम जाओ। जियाओ यंग ने अर्जुन की तरफ हाथ हिलाया और कहा, मैं बाद में जांच पूरी कर लूंगी, बस वापस आकर मुझे ढूंढना। अर्जुन ने सिर हिलाया और नौकरानी के पीछे पूछताछ कक्ष में चला गया। कहा जा रहा था कि यह एक पूछताछ कक्ष है। बेशक इसे मेहमानों से पूछताछ करने के लिए पूछताछ कक्ष में नहीं बदला जा सकता था। ये वास्तव में एक अच्छा लाउंज था जहां चाय, फल, सब्जियां और नाश्ते मिलते थे। जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया, उसने अपनी कमर का टोकन दिखाया, जिससे पता चला कि वह 13वीं स्ट्रीट से था। नौकरानी ने इसी वजह से अर्जुन को जाने नहीं दिया। कोई भी संभावित दुश्मन बन सकता है, उसने कहा। 13वीं गली के लोग गद्दारों से अछूते नहीं हो सकते। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं आपके लोगों को ढूंढकर कार्यभार संभाल लूंगा। ये जानने के बाद कि अर्जुन उसका अपना ही एक सदस्य है, नौकरानी कम विनम्र हो गई। नौकरानी के जाने के बाद अर्जुन ने चाय का एक कप उठाया और उसे अपने मुंह के पास ले आया। वह खूबसूरत आदमी दुश्मन का ही कोई होगा। फर्स्ट ग्रेड हॉल के 5 लोगों ने उसे पहले भी देखा होगा। इस तरह सोचने पर बहुत मुमकिन था कि वह खूबसूरत आदमी इमरजेंसी टीम का कोई विशेषज्ञ हो। आपातकालीन टीम के 5 सदस्यों ने हमेशा पीले रंग के कपड़े पहने थे और कभी भी अपना असली रंग नहीं दिखाया था। हालांकि यदि प्रथम श्रेणी हॉल के लोगों में कोई ऐसा छद्मवेशधारी व्यक्ति था जिसने अपना रूप बदलकर उस सुंदर व्यक्ति का रूप धारण कर लिया था, तो यह अज्ञात होगा। लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे? अर्जुन ने चाय की चुस्की ली और मन ही मन कहा, अगर वे आज रात शून्य पत्थर छीनने ही वाले हैं, तो अभी से परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हैं? क्या इससे उसे परेशानी नहीं हो रही? यदि वह सुंदर आदमी क्रिस्टल कवर को भेद कर अग्नि क्रिस्टल को ले जा सकता है, तो वह शून्य पत्थरों को भी सीधे ले जाने में सक्षम होना चाहिए। बोलते समय अर्जुन ने अपना सिर उठाया और दीवार पर लगी सूची पर नजर डाली। प्रदर्शनी का खूब प्रचार हुआ। पहले दिन प्रदर्शित वस्तुओं की सूची प्रदर्शनी क्षेत्र में हर जगह देखी जा सकती थी, और हर प्रदर्शनी की क्रम संख्या भी अंकित थी। ये क्रम संख्याएं प्रदर्शनी क्षेत्र के उस स्थान को दर्शाती थी जहां प्रदर्शनी रखी गई थी। अर्जुन ने पाया कि शून्य पत्थर दुर्लभ खजानों में से एक था, लेकिन वह पहले दिन की वस्तुओं की सूची में नहीं था। उसे प्रदर्शनी के आखिरी दिनों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। इसी समय एक चीनी चेहरे वाला और आधा इंच छोटे बाल वाला आदमी अंदर आया। तुम जियांग बेई हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पहले सुना था। आज हम पहली बार मिले हैं। वह आदमी पास आया और अर्जुन से हाथ मिलाया। मेरा नाम गैंग ली है। मैं 13वीं टीम का कप्तान हूं और पहली टीम का भी नेता हूं। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अर्जुन ने गैंग लाई का अभिवादन किया और उसके सामने बैठ गई। गैंग लाई ने अपने हाथ पार करके कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सीधे सीधे कह दो, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने अग्नि क्रिस्टल लिया था? गैंग ली ने सीधे तौर पर पूछा और अर्जुन ने सीधे तौर पर जवाब दिया, अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। गैंग लाई ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे डेडाई पर विश्वास है। ये पहली बार है जब उसने हमारे लिए किसी की सिफारिश की है। अगर वह तुम पर भरोसा करती है, तो मुझे लगता है कि हम तुम्हारे साथ निश्चिंत हो सकते हैं। मैं पहले से ही स्थिति जानता हूँ। यदि आपने अग्नि क्रिस्टल नहीं लिया होता, तो हान डोंगक्सिंग की एक बेटी होती, या बिना किसी क्षेत्र के एक अतिथि होता।
अर्जुन ने अचानक कहा, अगर, मेरा मतलब है, अगर आप खजाना चुराना चाहते हैं और वह खजाना आज प्रदर्शन पर नहीं है, तो आप इसे करने के लिए कौन सा समय चुनेंगे? गैंग ली ने कहा, अगर मेरे पास क्रिस्टल शील्ड को भेदने की क्षमता है तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब खजाना प्रदर्शित किया जाएगा, या उस पल का जब 2 दिनों के संचार के दौरान खजाने की तिजोरी का दरवाजा खुलेगा। क्या कोई तीसरी संभावना है? अर्जुन ने उदास होकर कहा, क्या होगा अगर कोई सीधे खजाने का दरवाजा खोल सके? अर्जुन ने गुवान शियाओ की योजना पर कान लगा लिया और पुष्टि की कि वे आज रात निश्चित रूप से हमला करेंगे। हालांकि अर्जुन यह नहीं समझ सका कि इन लोगों को अग्नि क्रिस्टल में रुचि क्यों थी, लेकिन इसका कोई कारण अवश्य होगा। शायद गुवान जियाओ की योजना बदल गई थी, या शायद जिस व्यक्ति ने फायर क्रिस्टल चुराया था वह लोगों का एक अन्य समूह था। असंभव। गैंग ली ने सिर हिलाया और कहा, खजाने के प्रवेश द्वार पर बीज माता का 7 कौशल ताला लगा है। हालांकि ताले का सिरा एक ही है, पर चाबियां 7 हैं। इन 7 कुंजियों को एक साथ जोड़कर एक कुंजी बनाई जा सकती है, तथा केवल 7 कुंजियों का आकार इच्छानुसार बदला जा सकता है। 7 चाबियों के स्वामी 7 अलग अलग गुप्त पात्र हैं। हर 10 मिनट में वे चाबियों का आकार बदल देंगे। साथ ही बच्चे माँ वाले ताले का सिर भी इसे भांप लेगा और तदनुसार बदल जाएगा। दूसरे शब्दों में, गैंग ली ने चाय की चुस्की ली और कहा, 7 चाबियां लोगों को नियंत्रित करती हैं। वे एक दूसरे को नहीं जानते, यहाँ तक कि वे खुद भी स्वतंत्र रूप से खजाने का दरवाजा नहीं खोल सकते। चाबियां जोड़ने के लिए उन्हें साथ जाना पड़ता है। चाबी के आकार के कारण ये हर 10 मिनट में बदल जाती है। अर्जुन बुदबुदाया, इसलिए भले ही 6 चाबी मालिक एक ही समय में विश्वासघात करें, उसका दरवाजा खजाना नहीं खोल पाएगा। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? गैंग लाई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं चाबी धारकों में से एक हूँ। अर्जुन ने एक पल सोचा और पूछा, क्या आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला? गैंग लाई ने अपना सिर हिलाया, अब तक तो सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है। ठीक है, अब तुम वापस जा सकते हो। अर्जुन के दिल में अभी भी कुछ पूछने को था, लेकिन उसने पूछा नहीं। वापस आते समय अर्जुन अपने मन में सोचता रहा। गैंग ली ने कहा कि उसे कोई संदिग्ध लक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन यह असंभव था। यहाँ तक कि उसने जुवान किंगजू का ठिकाना भी खोज लिया था। चाहे प्रदर्शनी क्षेत्र कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रथम श्रेणी हॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के लोगों के लिए 13वीं टीम की नज़र से पूरी तरह बच पाना असंभव था। तब स्थिति को समझाने के लिए केवल 2 ही संभावनाएं हैं। सबसे पहले, टीम 13 के लोगों ने पहले ही फर्स्ट स्टेज हॉल या इमरजेंसी रिस्पांस टीम के लोगों का पता लगा लिया था, लेकिन वे इन लोगों के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं खोज पाए। दूसरा, फर्स्ट ग्रेड हॉल और इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 13वीं स्ट्रीट के हर विशेषज्ञ से पूरी तरह परहेज किया था। हालांकि ऐसी किसी घटना की संभावना ज्यादा नहीं थी। कैसे? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और सोचा। गुवान शियाओ और बाकी लोग तो मानो हमेशा के लिए चल सकते थे। संयोग से वे उस जगह पर थे जहां 13वीं स्ट्रीट के विशेषज्ञ नहीं देख सकते थे। और वह अग्नि क्रिस्टल की समस्या कैसे समझा सकता था? उन्हें अग्नि क्रिस्टल की क्या जरूरत है? अर्जुन ने जियो यंग को ढूंढ लिया, और इस समय 13वीं टीम का एक अन्य सदस्य पहले से ही जियो यंग और उस सुंदर आदमी पर नजर गड़ाए हुए था। अर्जुन ने 13वीं स्ट्रीट के इस विशेषज्ञ को पहले भी एक बार देखा था। वह 13वीं टीम के दूसरे समूह का सदस्य था। वह उसी समूह में था जिसमें वह व्यक्ति था जो पहाड़ को छोटा कर सकता था। इस व्यक्ति का रूप रंग साधारण था, लेकिन उसकी असाधारण बड़ी आंखें बहुत आकर्षक थीं। वे 2 बड़ी आंखें एक सामान्य व्यक्ति के आकार से दोगुनी थीं और उन्हें एक नज़र में भूलना मुश्किल था। इस समय ये बड़ी आंखों वाला विशेषज्ञ पहले से ही जियाओ यंग का पीछा कर रहा था। उसने खुद को एक साधारण मेहमान के रूप में प्रच्छन्न किया और इधर उधर देखते हुए लगातार जियाओ यंग के करीब आ रहा था। अर्जुन तुरंत आगे नहीं बढ़ा, बल्कि गुप्त रूप से देखता रहा। वह देखना चाहता था कि वह सुंदर आदमी 13वीं स्ट्रीट के विशेषज्ञ से कैसे निपटेगा। अध्याय 964। अर्जुन ने खुद जियाओ यंग को अपनी स्कर्ट में आग का क्रिस्टल छिपाते देखा था। ये जगह बहुत सुरक्षित थी और कोई भी लड़की की स्कर्ट उठाकर कुछ ढूंढने की हिम्मत नहीं करता था।
उस खूबसूरत आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह कभी कभी अपना सिर नीचे करके जियाओ यंग से बातें कर रहा था। जियाओ यंग मीठी मुस्कान दे रही थी, मानो उसने शहद खा लिया हो। जियाओ यंग में अभी भी आज़ादी की चेतना है। अर्जुन सोच में पड़ गया। उस खूबसूरत आदमी ने जियाओ यंग को नशीला पदार्थ दे दिया था, लेकिन अब जियाओ यंग खुलकर बात कर पा रही थी और हंस भी पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं था। सम्मोहन। अर्जुन को अचानक ये दो शब्द याद आए। अगर सुंदर आदमी ने जियाओ यंग को सम्मोहित कर लिया होता तो जियाओ यंग का प्रदर्शन सामान्य होता। जैसे ही सुंदर आदमी किसी तरह का कोड लेकर चलता, जियाओ यंग तुरंत सोचने और सुंदर आदमी की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सुनने की अपनी क्षमता खो देती। इस प्रकार का कोड कोई विशिष्ट संकेत या कोई विशिष्ट वाक्यांश हो सकता है। बिग आई ने अपनी चाल चल दी थी। वह जियाओ यंग के पीछे एक बूथ पर खड़ा था और बूथ के खजानों में बहुत दिलचस्पी होने का नाटक कर रहा था। दरअसल उसका बायां हाथ बिजली की गति से जियाओ यंग के पूरे शरीर को छू रहा था। उसका हाथ इतना तेज था कि अर्जुन, जो जानती थी कि वह कुछ करेगा और हर समय उस पर नजर रख रही थी, भी उसकी हरकतों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। एक सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में बड़ी आंख घूमकर चली गई। उसकी जेब में पहले से ही गायब अग्नि क्रिस्टल मौजूद था। विशेषज्ञ। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये बड़ी आंख बहुत सक्षम थी। खूबसूरत आदमी को कुछ पता ही नहीं चला। उसने अपना सिर नीचे किया और जियाओ यंग की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ पीना है? जियो यंग ने सिर हिलाया। खूबसूरत आदमी मुस्कुराया और तेजी से बिग आई के पीछे भागा। उसी दिशा में एक वेटर ट्रे लेकर आया। 2 कप। खूबसूरत आदमी ने अपनी गति नियंत्रित की। वेटर के सामने पहुंचकर उसने खुद को, वेटर को और बिग आई को एक सीधी लाइन में खड़ा कर लिया। सुंदर आदमी के कदम अस्थिर हो गए और वह अचानक वेटर की ओर गिर पड़ा। वेटर भी एक मार्शल आर्टिस्ट था। वह बहुत तेज तर्रार था, एक हाथ में ट्रे पकड़े हुए और दूसरे हाथ से उस खूबसूरत आदमी को तेजी से ऊपर उठा रहा था। उसी समय उस खूबसूरत आदमी का दाहिना हाथ ट्रे के नीचे से चमक उठा। फिर उसने अपने हाथ में आग का क्रिस्टल पकड़ा और अपनी बांह पीछे खींच ली। शुक्रिया। सुंदर आदमी ने चुपचाप फायर क्रिस्टल अपनी जेब में रख लिया और वेटर को धन्यवाद दिया। उसने दोनों हाथों से 2 वाइन ग्लास लिए। मुझे भी एक चाहिए। उस बड़ी आंख ने भी शराब का प्याला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, ठीक उसी तरह जैसे उस खूबसूरत आदमी ने भी वही प्याला पकड़ा था। बिग आई मुस्कुराए, माफ करना, मैं तुम्हें ये कब दूंगी। ये कहते हुए बिग आई ने शराब का प्याला उस खूबसूरत आदमी की ओर बढ़ा दिया। उसी समय उसका बायां हाथ चमक उठा और उसने खूबसूरत आदमी की जेब से आग का क्रिस्टल चुरा लिया। एक डिंग की आवाज के साथ उसने आग के क्रिस्टल को दूसरे शराब के प्याले में फेंक दिया। बिग आई ने अग्नि क्रिस्टल से भरा एक और गिलास उठाया और जाने के लिए मुड़ गई। सुंदर आदमी मुस्कुराया और 2 कदम चलकर बोला, मित्र, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अभी समय क्या हुआ है? जैसे ही उसने कहा, उस खूबसूरत आदमी की दाहिनी तर्जनी उंगली तेजी से बड़ी आंखों वाले आदमी की कलाई पर पड़ी। बड़ी आंखों वाले आदमी की कलाई कांपी और शराब के प्याले में छिपा अग्निकण फुफकार के साथ बाहर आ गया। खूबसूरत आदमी ने झट से उसे पकड़ लिया। ओह, 2 घंटे में दोपहर हो जाएगी। बिग आई ने शांति से कहा, कृपया एक तरफ हट जाए। उस बड़ी आंख ने उस खूबसूरत आदमी को दूर धकेल दिया और उसके आगे निकल गई। उसने अपना दाहिना हाथ जोड़ा और एक अदृश्य शक्ति से उस खूबसूरत आदमी की जेब से अग्नि क्रिस्टल खींच लिया। सुंदर आदमी ने अपने दाहिने हाथ से आग के क्रिस्टल को अपने वाइन ग्लास में दबाया। उसी समय जियाओ यंग ने सहयोग करते हुए सुंदर आदमी का वाइन ग्लास ले लिया। उसने एक ही सांस में वाइन और आग के क्रिस्टल दोनों पी लिए। इस प्रक्रिया के दौरान बिग आई निष्क्रिय नहीं रहा। उसने अपनी उंगली हल्के से हिलाई और उसके नाखूनों में पाउडर का एक छोटा सा कण अग्नि क्रिस्टल से सना हुआ था। ऐसा करने के बाद बिग आई ने उस सुंदर आदमी को देखकर मुस्कुराया और शौचालय की ओर चल दिया। अर्जुन ने उन दोनों के बीच मुक्का मुक्का होते देखा और उसे लगा कि ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। युद्ध में विशेषज्ञों की यही खूबसूरती होती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिग आई ने अग्नि क्रिस्टल पर जो आखिरी चीज दागी होगी वह एक शक्तिशाली रेचक होगी।
जियाओ यंग को बहुत जल्द अग्नि क्रिस्टल को बाहर निकालना होगा। अर्जुन भी शौचालय की ओर चल पड़ा। वह हॉल से निकलकर बाहरी गलियारे में पहुंचा। वहां मनोरंजन कक्ष, शराब खाने, नहाने और आराम करने के स्थान थे। शौचालय 2 भागों में विभाजित है, एक पुरुष और दूसरा महिला। अर्जुन सड़क के बीच में खड़ा होकर कुछ क्षण सोचने लगा और फिर पुरुषों के शौचालय की ओर चल दिया। उसने कमरे का छोटा सा दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी। जैसी कि उम्मीद थी, बिग आई सामने वाले महिला शौचालय में छिपी हुई थी और जियाओ यंग के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद पुरुषों के कमरे का दरवाजा बजा। उस खूबसूरत आदमी ने झट से जियाओ यंग को अंदर खींच लिया और उसे एक डिब्बे में बिठा दिया। जियाओ यंग अर्जुन के ठीक बगल में थी। बिल्कुल, मैंने सही जगह का अंदाजा लगाया। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। वह जानता था कि खूबसूरत मर्द जियाओ यंग को औरतों के शौचालय में नहीं भेजेंगे। जाहिर है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें दूसरी तरफ भी थीं और उसने इस स्थिति को भांप लिया। वह चुपके से महिलाओं के शौचालय से निकलकर पुरुषों के शौचालय में खुलेआम घुस गया। क्या संयोग है! सुंदर आदमी सिंक के पास हाथ धो रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मुस्कुराया। हाँ, क्या संयोग है! बिग आई भी सिंक के पास खड़ा होकर हाथ धोने लगा। उसी समय उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कुछ बूंदें उस खूबसूरत आदमी की ओर उड़ गईं। पानी की वे बूंदें बिजली की तरह तेज और चाकू की तरह तेज थीं। सुंदर आदमी ने पानी को ऊपर उठाया और उसे पानी के पर्दे में बदल दिया, जिससे बिग आई का हमला रुक गया। बिग आई चेहरे पर मुस्कान लिए तालाब के किनारे खड़ा था। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर कदम रखा और एक गूंजती लहर ने उस डिब्बे को घेर लिया जहां जियाओ यंग थी और आग के क्रिस्टल को पूरी गति से अपनी ओर खींच रही थी। वह सुंदर आदमी भी जमीन पर छिप गया और एक शॉकवेव फैल गई जिसने अग्नि क्रिस्टल को दूर धकेल दिया। जियो यंग ने कागज को अपने हाथ में पकड़ा और उसे अग्नि क्रिस्टल के चारों ओर लपेट दिया। कक्ष में अर्जुन ने अपनी पुष्प उंगलियों से अग्नि क्रिस्टल को अपने हाथ में खींच लिया। फिर वह शून्य में गायब हो गया। गायब होते हुए वह सीधे दीवार पार करके बाहर गलियारे में पहुंचा और तेजी से हॉल में प्रवेश कर गया। उसके हाथ में रखा अग्नि क्रिस्टल अर्जुन की ज्वाला से पूरी तरह जल गया था। अग्नि क्रिस्टल पारदर्शी था और उस पर किसी भी प्रकार के मलबे का निशान नहीं था। बाथरूम में बिग आई और हैंडसम मैन के बीच कई बार मारपीट हुई। दोनों ने एक साथ ही क्यूबिकल को धक्का देकर खोल दिया। जियाओ यंग वहीं स्तब्ध खड़ी रही और बोली, ये चला गया, कोई इसे ले गया। सुंदर आदमी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा, किसी ने इसकी नकल की है। सर, बिग आइज ने अपने हाथ पोंछते हुए उस सुंदर आदमी से कहा, मुझे आशा है कि आप अच्छा समय बिताएंगे। ऐसा कहने के बाद वे तीनों एक ही समय पर शौचालय से बाहर निकल गए और अग्नि क्रिस्टल चुराने वाले व्यक्ति की तलाश करने के लिए 2 समूहों में विभाजित हो गए। देखने से तो लगता है कि वो खूबसूरत आदमी बिग आई से थोड़ा ज्यादा हुनरमंद होगा। बाथरूम से निकलते ही वो जल्दी से अर्जुन के पीछे भागा। अर्जुन आगे बढ़ा जबकि सुंदर आदमी उसके पीछे भागा। अर्जुन धीरे धीरे शांत हुआ। उसने इस खूबसूरत आदमी से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह सुंदर आदमी अर्जुन को पकड़ने वाला था, वह अचानक मुड़ गया और दूसरी दिशा में चला गया। 3 सेकंड से भी कम समय में सुसुई मुड़ी और अर्जुन के ठीक सामने चौराहे पर चली गई। इस दृश्य ने अर्जुन को विचारमग्न कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह सुंदर आदमी सुसु के आगमन के बारे में पहले से ही जान सकता था, लेकिन यह असंभव था। 13वें दस्ते के लोग भी भेष बदल कर आए थे। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि यहाँ पहरेदार बनकर घूमें। ऐसे में उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिल पाता। हालांकि उस सुंदर आदमी ने ये कैसे भविष्यवाणी की कि अगले 3 सेकंड में क्या होगा। कैसी हो? सुसु पूरी तरह से किसी औरत के रूप में बदल गई थी। अर्जुन को देखते ही उसने पूछा। अर्जुन ने एक क्षण सोचा और अग्नि क्रिस्टल को सुसु को दिखाया। पहले तो अर्जुन को गैंगली पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि गैंगली ने कहा कि उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन अब अर्जुन ने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उसने देखा कि वह सुंदर आदमी 13वीं स्ट्रीट के लोगों को समय से पहले चकमा दे सकता है।
जहां तक बिग आई का सवाल है, वह स्वयं ही दरवाजे पर आया था क्योंकि उसने गैंग लाई को उस सुंदर व्यक्ति की स्थिति के बारे में बताया था। अध्याय 965 सू फुसफुसाया, ये वही अग्नि क्रिस्टल है जो पहले खो गया था। तुम्हें ये कैसे मिला? अर्जुन ने कहा, चलो इस बारे में बात नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कलाकृतियां बनाने वाले मास्टर कहाँ हैं? अर्जुन ने जो सीखा था वह एक बहुत ही शानदार टूल फोर्जिंग तकनीक थी, लेकिन प्रोफाउंड ग्रेड टूल फोर्जिंग तकनीक बहुत ही शानदार होने के बावजूद इसमें केवल टूल फोर्जिंग की तकनीकों का ही रिकॉर्ड था। हालांकि इसमें दुनिया की सभी टूल फोर्जिंग सामग्रियों का स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया गया था। अर्जुन को अभी भी नहीं पता था कि अग्नि क्रिस्टल का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसलिए उसे इस मामले की स्पष्ट रूप से जांच करनी थी। ओह, सुसु ने मुड़कर इशारा किया। प्रदर्शनी क्षेत्र 2 और वीआईपी कक्ष 13 में दक्षिणी क्षेत्र का एक कुशल कारीगर है। आप जाकर देख सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं, आपका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और तेजी से दूसरे प्रदर्शनी क्षेत्र की ओर चल दिया। मेरा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, सुसु ने भौहें चढ़ाईं। अर्जुन के शब्दों से वह थोड़ा उलझन में थी। प्रदर्शनी क्षेत्र 2, वीआईपी निजी कक्ष क्षेत्र, एकल कक्ष 13। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी एक सुंदर नौकरानी को गोद में लिए हुए मुलायम ऊनी कालीन पर बैठा था। इस बूढ़े की जालसाजी की योग्यताएं औसत थीं, लेकिन वह बहुत कुछ जानता था। वह उस तरह के सैद्धांतिक स्कूल का एक जालसाजी मास्टर था और उसकी असली चाल चलने की क्षमता उसकी जन्मजात प्रतिभा के कारण सीमित थी। दरवाजा खोला गया और अर्जुन अंदर आया। बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली के ऊपर हवा में एक लौ संघनित होकर एक खूबसूरत फीनिक्स में बदल गई। फीनिक्स की नक्काशी बहुत ही स्पष्ट थी और उसका हर पंख भी अतुलनीय रूप से साफ था। कॉस्मोस फायर कंट्रोल टेक्निक। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर हो गया और वह चिल्लाया, तुम दोनों बाहर निकलो। मुझे इस छोटे भाई से बात करने दो। दोनों नौकरानियां पहले से ही निराश थीं, हालांकि उनकी पहचान सीमित थी। उन्हें इस बिगड़ेल बूढ़े के साथ यहाँ आना था। जब उन्होंने सुना कि वे जा सकती हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से खुशी खुशी भाग गईं। तुम तो आधी लौकी हो। बूढ़े आदमी का चेहरा नर्म पड़ गया और वह अर्जुन की ओर मुस्कुराया। अर्जुन ने शुरू से ही ब्रह्मांडीय अग्नि तकनीक का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि दक्षिणी क्षेत्र की दवा बनाने और कलाकृतियां गढ़ने की दुनिया में आधा लौकी सबसे बड़ा विशेषज्ञ है। दक्षिणी क्षेत्र के गहन दाव के सभी विशेषज्ञ आधे लौकी की पूजा करते थे। मैं उनका शिष्य हूँ। अर्जुन ने अग्नि क्रिस्टल मेज पर रख दिया। माफ कीजिए, इस चीज का क्या उपयोग है? बूढ़े आदमी ने कहा, 5 नुकीले अग्नि क्रिस्टल बेकार हैं। वे बस अच्छे दिखते हैं। ये काम नहीं किया। मुझे नहीं करना चाहिए था। अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो क्या मैं सीनियर से पूछ सकता हूँ कि यदि यह वस्तु चाबी और ताले से संबंधित है, तो आप इन 2 कीवर्ड्स को किससे जोड़ सकते हैं? बूढ़े आदमी के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए, लेकिन उसने अपना सिर नीचे कर लिया और शराब पीने का नाटक करते हुए चेहरे पर आए बदलाव को छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन ने बूढ़े आदमी के व्यवहार में आए बदलावों को नोटिस किया। उसने मेज पर थपकी दी और चिल्लाया, क्या तुम अब भी दक्षिणी क्षेत्र में रहना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया, तो मैं वापस जाकर अपने मालिक को सच सच बता दूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा और दक्षिणी क्षेत्र में तुम्हारा पैर नहीं जम पाएगा। बूढ़ा आदमी डर से कांप उठा और जल्दी से बोला, नहीं नहीं नहीं, अफसोस, मैंने कहा था कि तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। आप यहाँ 7 कियाओ लॉक के लिए आए हैं, है ना? अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत सिर हिला दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ दिन पहले एक बहुत ही डरावनी औरत मुझे मिली। तुम्हें पता है, उसका सामना करते हुए मुझे कुछ भी कहना होगा। अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो मैं सचमुच जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं मौत की भीख नहीं मांग सकता। भूत डॉक्टर, अर्जुन ने अचानक कहा। बूढ़ा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम्हें इसके बारे में पता भी है? लगता है तुम्हारे पास सचमुच कुछ जानकारी है। छोटे दोस्त, मेरी शिकायत करने के लिए किसी बुजुर्ग को मत ढूंढना। हम बुजुर्ग अपनी मौजूदा हैसियत के लिए उसी पर निर्भर हैं।
अगर बकवास बंद करो। अर्जुन ने शून्य भाव से देखा और कहा, सीधे बोलो, अग्नि क्रिस्टल का 7 कौशल माँ और बच्चे के ताले से क्या संबंध है? बूढ़े व्यक्ति ने 2 बार सूखी खांसी की और कहा, यदि आप किसी और से पूछेंगे तो मुझे डर है कि 10 में से 9 कारीगर स्वामी जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ। ये 7 कौशल मदर लॉक एक बहुत ही उत्तम वस्तु है, और अग्नि क्रिस्टल का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि यह एक प्रकार की नर्म धातु है जो इच्छानुसार अपना आकार बदल सकती है। यदि आप अग्नि क्रिस्टल को पिघलाकर तरल को चाबी के छेद में डाल दें तो ये QEQO लॉक के आकार के साथ लगातार अपना आकार बदलता रहेगा। अग्नि क्रिस्टल के ठंडा होने के बाद भी ये लगातार बदल सकेगा। दूसरे शब्दों में, यह अग्नि क्रिस्टल एक और पूर्ण कुंजी बन सकता है। अर्जुन को अचानक समझ आ गया। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अग्नि क्रिस्टल पर्याप्त नहीं है। 7 कौशल माँ और बच्चे लॉक का नाम न केवल इसके आकार परिवर्तन के कारण है, बल्कि इसके महत्व के कारण भी है। इस प्रकार का 7 कौशल लॉक जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव को एक दिशा में महसूस कर सकता है। इसे इस तरह रख कर देखते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने मेज पर 7 चाय के कप रखे और कहा, यदि तुम अग्नि क्रिस्टल से बनी चाबी ले लो तो खजाने का दरवाजा खोलो और अंदर जाओ। इस समय खजाना आपको अपने आप अंदर बंद कर देगा। आपकी चाबियां भी अमान्य हो जाएंगी। आपके पास चाहे जो भी साधन हो, आप बच नहीं पाएंगे। दरवाजे के बाहर 7 चाबी धारक खड़े होंगे जो अंदर मौजूद लोगों के लिए दरवाजा खोलेंगे। इसलिए जो व्यक्ति हर बार खजाने को खजाने में पहुंचाता है, वह व्यक्ति नहीं हो सकता जो चाबी को नियंत्रित करता है। अर्जुन फिर से हैरान था। अंदर जाने के लिए चाबी तो थी, पर बाहर नहीं निकल सकता था। बहुत समय बाद 7 कौशल ताले का दरवाजा खोलने के 2 अलग अलग तरीके सामने आए। खजाने में जीवित प्राणी थे और दरवाजा खोलने का तरीका उस समय से अलग था जब कोई जीवित प्राणी नहीं था। जब कोई जीवन रूप नहीं था तो उसे खोलने के लिए एक कुंजी का उपयोग किया जा सकता था। जब कोई जीवन रूप था तो उसे खोलने के लिए अपनी जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने हेतु 7 कुंजियों का उपयोग करना पड़ता था। जब तक फर्स्ट ग्रेड हॉल के लोग गैंगलाई को वश में करने में सक्षम नहीं हो जाते, भले ही वे प्रवेश कर सकें, फिर भी उन्हें दरवाजे से रिहा कर दिया जाएगा। जब मामला ऐसा है तो प्रथम श्रेणी हॉल के लोग अग्नि क्रिस्टल क्यों चुराएंगे? क्या भूत डॉक्टर को इस बारे में पता है? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया, मुझे पता है, मैंने उसे बताया था। कमीने, अर्जुन ने बूढ़े आदमी को घूरते हुए कहा, मैंने जो पूछा है उसके बारे में किसी को मत बताना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ऐसा कहकर अर्जुन मुड़ा और बाहर चला गया। जब अर्जुन चला गया तो बूढ़े व्यक्ति ने राहत की सांस ली और कहा, क्या अब आप संतुष्ट हैं? एक कोने में सोफे पर अचानक हवा हिल गई। तुरंत बाद एक पारदर्शी लबादा उठाया गया। लबादे के पीछे गुवान जियाओ और उसका साथी, वह नाजुक और सुंदर आदमी बैठा था। सुंदर आदमी ने अपने हाथ में शराब का गिलास हिलाया और मुस्कुराया, आपको वास्तव में इसकी उम्मीद थी, लेकिन ये बदमाश फिर भी आया। गुवान जियाओ ने शराब का एक घूंट लिया और कहा, उसने सोचा था कि वह गुप्त रूप से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। हाँ, बहुत प्यारा व्यक्ति। ठीक है। गुवान जियाओ ने पास आकर बूढ़े आदमी के कंधे पर थपथपाया, तुमने अच्छा किया, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। बूढ़ा आदमी घबरा गया और बोला, लेकिन मैंने जो बताया वह सच था। तुमने उसे यह बात क्यों बताई? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुवान जियाओ ने अपना सिर हिलाया, अपना जीवन अच्छे से जियो। हाँ, बूढ़े आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। गुवान शियाओ ने सुंदर आदमी की ओर हाथ हिलाया और कहा, जाओ, मिशन जारी रखो। वह खूबसूरत आदमी मुस्कुराया। उसने एक पारदर्शी लबादा पहना और फिर गायब हो गया। गुवान शियाओ बाहर गलियारे में आए और दूर भीड़ में अर्जुन को देखा। उसने मन ही मन बुदबुदाया, मुझे हमेशा लगता है कि यह व्यक्ति बहुत जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन मैं नहीं जानती कि यह कौन है। ये सचमुच अजीब है। गुवान जियाओ ने एक से अधिक बार अर्जुन पर संदेह किया था, लेकिन वह अर्जुन को दक्षिणी क्षेत्र के महान नायक अर्जुन के साथ जोड़ नहीं पाए। वह इस बात पर विश्वास नहीं करती कि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद वापस आ सकता है।
भले ही ऐसा होना सबसे अधिक संभावित बात लगती हो, लेकिन जब तक वह कारण और प्रभाव का तर्कसंगत अनुमान लगाता है, उसे सत्य का सम्मान करना ही होगा। अर्जुन का शरीर पहले ही फट चुका था और वह निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेगा। अध्याय 966। अर्जुन अग्नि क्रिस्टल का काम जानता था। उसे अपने हाथों में थामे रखना कोई हल नहीं था। अगर किसी को पता चल जाता तो उसे शक होता कि अग्नि क्रिस्टल चुराने वाला वही है। उस समय बहस करने का कोई रास्ता नहीं होता। चूंकि फायर क्रिस्टल प्रथम श्रेणी हॉल के लोगों को भागने की अनुमति नहीं दे सकता था, इसलिए इस वस्तु का उपयोग बहुत सीमित था। अर्जुन ने गैंगली को ढूंढा और उसे अग्नि क्रिस्टल सौंपते हुए कहा, ये मैंने इसे वापस छीन लिया। बाद में उन्होंने गैंगलाई को अग्नि क्रिस्टल के प्रभावों के बारे में पहले ही बता दिया। क्या ऐसी कोई चीज है? गैंगलाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अग्नि क्रिस्टल खजाने का दरवाजा खोल पाएंगे। आपने अच्छा काम किया है। प्रदर्शनी क्षेत्र में घूमते रहिए और जो भी समस्या आपको दिखे उसके बारे में मुझे बताते रहिए। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। क्या बात है? सुसु ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। गैंगली ने सुसु की ओर देखा और कहा, यह अग्नि क्रिस्टल लो और इसे लाल बंदर को सौंप दो। उससे कहो कि इसे भगवान को सौंप दे ताकि वह व्यक्तिगत रूप से इसकी देखभाल कर सके। तुम अकेले क्यों नहीं चले जाते? सुसु ने उत्सुकता से पूछा। गैंगलाई ने कहा, मुख्य नियंत्रकों में से एक होने के नाते मैं संदेह से बचने के लिए ऐसी संवेदनशील चीजों के सीधे संपर्क में नहीं आ सकता। हाँ, सुसु ने अग्नि क्रिस्टल लिया और दरवाजा खोल दिया। जब वह भीड़ में चली गई तो उसके मुंह के कोने थोड़े से सिकुड़ गए। फिर उसका चेहरा तेजी से बदल गया और वह फर्स्ट ग्रेड हॉल के नाजुक और खूबसूरत आदमी में बदल गई। उसने अपने हाथ में आग के क्रिस्टल को तौला और भीड़ में छिपने से पहले मुस्कुराया। सामने सोफे पर लॉन्ग शाओ की शराब का गिलास पकड़े हुए मुस्कुरा रहा था और पी रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र संप्रदाय के लोग भी दखल देंगे। लॉन्ग शाओकी के बगल में एक लंबा आदमी बैठा था जिसकी भौहों के बीच 3 तिल थे। ये तीनों तिल एक त्रिकोण में व्यवस्थित थे। भौहों के बीच तिल वाले व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करो, हम यहाँ आपातकालीन टीम के लिए हैं। हमें स्टार गिल्ड में कोई रुचि नहीं है। बेहतर होगा कि आप दूसरों के मामलों में दखल न दें। लॉन्ग शाओकी ने हंसते हुए कहा, मुझे अक्सर धमकी दी जाती है, लेकिन जो लोग आमतौर पर मुझे धमकी देते हैं वे पहले से ही नरक के रास्ते पर मेरे साथ हैं। स्वर्गीय शैतान धर्म का आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं अक्सर दूसरों को धमकाता हूँ और आमतौर पर जिन लोगों को मैं धमकाता हूँ वे सभी नरक के रास्ते पर हैं। चीयर्स। लॉन्ग शाओकी मुस्कुराया और उस आदमी के कप को छुआ। रात काफी हो चुकी थी। प्रदर्शनी का जीवंत माहौल गाओ चाओ तक पहुंचा। अर्जुन ने जियाओ यंग को ढूंढ लिया और जियाओ यंग के साथ नीलामी में चला गया। दिन के समय नीलामी घर में कुछ प्रदर्शनियों की नीलामी की जाती थी। उस समय धनी लोग दिन के दौरान जिन वस्तुओं का मूल्य समझते थे उन्हें बड़ी रकम देकर खरीद लेते थे। वह सुंदर आदमी हमेशा जियाओ यंग के साथ रहा था। अर्जुन मूल रूप से जियाओ यंग का पीछा करना जारी नहीं रखना चाहता था, लेकिन चूंकि वह सुंदर आदमी यहाँ था इसलिए उसे भी वहाँ रहना पड़ा। यदि गुवान जियाओ और अन्य लोगों को गलती से पता चल गया कि टेलीपोर्टेशन सरनी आधे रास्ते में नष्ट हो गई है तो वे निश्चित रूप से जियाओ यंग को खोजने आएंगे। दूसरी ओर जियाओ यंग अर्जुन और उस सुंदर आदमी को अपने पिता हांग डोंगक्सिंग से लड़ने के लिए ले आया। हांग डोंगशिंग बहुत उत्साहित था। उसका पूरा ध्यान प्रदर्शनियों पर था। जियाओ यंग उस खूबसूरत आदमी के साथ खुशी से बातें कर रही थी। वह खूबसूरत आदमी बहुत कुशल था और जियाओ यंग को हमेशा दिल खोलकर हंसाता था। अर्जुन आंखें बंद किए किनारे बैठा इंतजार कर रहा था। नीलामी समाप्त होने के बाद नीलामी में भाग न लेने वाली शेष वस्तुओं और खजानों को वापस राजकोष में भेज दिया जाता। उस समय प्रथम श्रेणी हॉल के लिए आगे बढ़ने का समय आ जाता। वे खजाने से शून्य पत्थर किस तरह चुराएंगे? जबरन घुसना, ये समझदारी नहीं है। वे यहाँ चोरी करने आए हैं, लूटने नहीं। एक बार जब वे खुलेआम घुसकर लूटपाट करने लगेंगे तो पूर्वोत्तर के स्वामी उन्हें पकड़ने के लिए हमेशा एक भाग्य क्षेत्र स्थापित कर सकेंगे। गुवान जियाओ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे अंधेरे में छिपे हुए हैं।
अगर उन्होंने शून्य पत्थर चुरा भी लिए तो भी कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन चोरी, मैं इसे कैसे चुराऊं? अग्नि क्रिस्टल पहले ही ले जाए जा चुके हैं और गैंग ली को सौंप दिए गए हैं। वे स्वयं खजाने में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर वे अंदर भी आ गए तो बाहर नहीं जा पाएंगे। जब खजाना खुलेगा तो उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, ये सोचे बिना कि गुवान शियाओ और अन्य लोग क्या करने जा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जब कर्मचारियों ने खजाना खोला तो वे अंदर छिपे हुए थे? हालांकि उस समय खजाने की सुरक्षा सबसे कड़ी होनी चाहिए थी। 13वीं टीम का हर व्यक्ति दरवाजे की रखवाली के लिए जाता था। टीम 13 के संरक्षण में कोई भी चुपचाप घुस नहीं सकता। जीवंत माहौल में नीलामी अंततः समाप्त हो गई। सबसे रोमांचक क्षण आ गया है। इस समय पूरी प्रदर्शनी के शीर्ष रक्षक प्रदर्शनी स्थल से जा चुके थे। उन्होंने प्रदर्शनियों को खजाने तक पहुंचाने के लिए एक दल बनाया। खजाना प्रभु के भवन में स्थित था। प्रदर्शनी के पिछले दरवाजे से लॉर्ड्स हवेली में पहुंचने पर वहां लॉर्ड्स का निजी खजाना तिजोरी थी, जिसे अस्थायी रूप से प्रदर्शनी खजाने की तिजोरी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लगभग सभी कीमती सामान अंदर रखा हुआ था। भगवान के अधीनस्थ, प्रदर्शनी के रक्षक और 13 दल सभी खजाने के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। अर्जुन ने शियाओ यंग को अलविदा कहा और उसके पीछे चल दिया। खजाने के प्रवेश द्वार पर खजाने का ढेर लगा हुआ था और दरवाजा खुलने का इंतजार किया जा रहा था। गैंग लाई समेत 7 प्रमुख गुरु यहाँ एकत्रित हुए थे। बाकी 6 ने लबादे पहने हुए थे और उनके शरीर पर छाई थी। कोई भी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। फॉर्म अप करो, गैंग लाई चिल्लाया। सभी पहरेदार घूम गए। उनकी पीठ खजाने की ओर थी, 100 मीटर लंबे गलियारे की ओर। जब तक कोई खजाने में सेंध लगाना चाहता था उसे गलियारे से होकर आना पड़ता था। उनका सामना इन प्रशिक्षित पहरेदारों से होता था। एक मच्छर भी अंदर नहीं आ सकता था। टीम के पूरी तरह सुसज्जित हो जाने के बाद 7 चाबी धारकों ने अपनी चाबियां सौंप दी। एक खजाना रक्षक ने 7 चाबियां एक साथ रखीं और उन्हें खजाने के चाबी के छेद में डाल दिया। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ खजाने का दरवाजा अंततः खुल गया। प्रशासक के अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। गैंग ली ने अपने अधीनस्थों को अपने शरीर से खजाने के मुख्य द्वार को सील करने के लिए प्रेरित किया। कुल 15 सदस्य एक पंक्ति में खड़े थे जो खजाने के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से भर रहे थे। बीच में गैंग ली ने एक व्यक्ति के लिए रास्ता बनाने के लिए खुद को चकमा दिया। कोषागार प्रबंधक ने गैंग ली को सिर हिलाकर इशारा किया और कहा, मैं अंदर जाकर खजानों की सूची गिनूंगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई गलती नहीं है, खजाना अंदर भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासक एक लंबी सूची लेकर अंदर आया। चारों ओर सन्नाटा था और माहौल अत्यंत गंभीर था। कुछ गार्डों के माथे पर तो ठंडा पसीना भी आ गया। लगभग 20 मिनट बाद अंदर का प्रशासक अचानक चिल्लाया, शून्य पत्थर चला गया है। गैंग लाई तुरंत एक तेज रोशनी में बदल गया और एडमिनिस्ट्रेटर को बाहर खींच लिया। उसने एडमिनिस्ट्रेटर के सिर पर जोर से वार किया और उसके हाथ में स्टोरेज रिंग खोलकर सारा सामान अंदर फेंक दिया। हालांकि इन वस्तुओं में कोई भी खाली पत्थर नहीं था। ये वह नहीं है। सूसू की अभिव्यक्ति बदल गई। यदि व्यवस्थापक ने शून्य पत्थर नहीं चुराया होता तो वह कौन होता? असंभव। लाल बंदर का चेहरा एकदम बदल गया। हमारे संरक्षण में कोई खजाने में कैसे घुस सकता है? गैंग लाई ने गुस्से से कहा, जल्दी करो और उसका पीछा करो। जिस व्यक्ति ने शून्य पत्थर चुराया है वह निश्चित रूप से अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया है। अर्जुन भी बहुत हैरान था। कैसे? यहाँ पहरेदार इतने सख्त हैं कि वे सुई भी नहीं डाल सकते। गुवान जियाओ और बाकी लोग कैसे अंदर घुसे, शून्य पत्थर चुराए और सफलतापूर्वक भाग निकले? असंभव। अगर वे खजाना खुलते ही उसमें घुसने के लिए किसी अदृश्य तरीके का भी इस्तेमाल करें तो भी वे बिजली की तेज नजर से बच नहीं पाएंगे। अध्याय 967 तर्कहीन। ये तो अतार्किक था। जरूर कुछ चूक हुई होगी। गैंग लाई, रेड ऐप और अन्य लोगों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि किसी ने खजाने में प्रवेश किया था और खजाना खुलते ही शून्य पत्थर चुरा लिया था।
यद्यपि इस तरह की बात अविश्वसनीय लगती थी, लेकिन गैंग लाए और अन्य लोग केवल ऐसा अनुमान ही लगा सकते थे, क्योंकि कोई अन्य संभावना नहीं थी। सभी 13 टीमें चोरों का पीछा करने के लिए पहले ही निकल चुकी थीं। हालांकि अर्जुन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने खजाने के मुख्य द्वार की ओर सोच विचार कर देखा। यदि वह ऐसा था, तो चोरी के इस अनुचित कृत्य को अंजाम देने के लिए वह क्या कर सकता था। अर्जुन ने दीवार थपथपाए। ये दीवार अतुलनीय रूप से मजबूत थी और दीवार के बीचों बीच पूर्वोत्तर के स्वामी की आभा भी थी। पूर्वोत्तर का स्वामी कम से कम एक अर्धसंध क्षेत्र विशेषज्ञ तो था ही। जब तक स्वर्गीय दाव वृद्ध पुरुष के स्तर का कोई व्यक्ति न आए, वह दीवार तोड़कर मुख्य द्वार के बाहर से प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालांकि खजाने की 4 दीवारें बरकरार थीं। अर्जुन ने दीवार को पहचानने के लिए अपने शून्य पत्थर का उपयोग करने की कोशिश की और ये देखने की कोशिश की कि क्या वह उसमें प्रवेश कर सकता है। नतीजा अच्छा नहीं निकला। भगवान की सूक्ष्म क्यूई के साथ नियमों की शक्ति भी थी। यहाँ तक कि उनकी अपनी सूक्ष्म क्यूई भी दीवार को भेद नहीं पाए, न ही उनकी दिव्य यात्रा तकनीक की चेतना अंदर जा सकी। ये खजाना तिजोरी मार्शल गॉड टॉवर से भी अधिक मजबूत थी। लेकिन उन लोगों ने चीजें कैसे चुराईं? अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और खुद से बुदबुदाया, अगर फैंग जुबान यहाँ होता तो वह किस तरह का फैसला करता। अर्जुन ने अपनी कनपटियों को जोर से रगड़ा और खुद से कहा कि शांत रहो और घबराओ मत। सही। अचानक अर्जुन के दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर वे जल्दी आ गए तो क्या होगा? अगर खजाने का दरवाजा खोलते ही गुवान जियाओ और बाकी लोग अंदर न आए तो क्या होगा? क्या होगा यदि गुवान शियाओ और अन्य लोग खजाने का दरवाजा खोलने और खजाने में पहले से घुसकर शून्य पत्थरों को ले जाने का कोई रास्ता खोजने में कामयाब हो गए? ये ठीक नहीं है। अगर वो अंदर आ भी गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी जब खजाने का दरवाजा खुला था तो कोई भी बाहर नहीं भागा। दूसरे शब्दों में, धिक्कार है, वे अभी भी अंदर हैं। अर्जुन दहाड़कर चिल्लाया, दरवाजा बंद करो। अन्य गार्डों ने पहले ही सामान को खजाने में डाल दिया था। अर्जुन की तेज दहाड़ सुनकर सभी गार्ड दंग रह गए। हा, मैं तुम्हें कम आंक रहा हूँ। खजाने की तिजोरी के एक कोने में हवा 2 बार स्तब्ध होकर हिली। एक पारदर्शी लबादा उठाया गया। लबादे के अंदर गुवान जियाओ, ब्लड चेरी, वह खूबसूरत आदमी और 2 अन्य विशेषज्ञ खड़े थे। दरवाजा बंद करो, जल्दी करो। अर्जुन सबसे पहले अंदर भागा। उसने हाथ हिलाकर सभी पहरेदारों को दरवाजे से बाहर कर दिया। गार्डों ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वे अर्जुन को फर्स्ट ग्रेड हॉल के 5 विशेषज्ञों के साथ बंद करना चाहते थे। अर्जुन का दाहिना हाथ कांपा और नाइटमेयर सेबर भिनभिनाती हुई उड़ गया। उसने उसे कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। उसी समय बाहर खड़े गार्ड बिना किसी चेतावनी के जमीन पर गिर पड़े। एक पीले वस्त्रधारी व्यक्ति 100 मील लंबे गलियारे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके दाहिने हाथ में एक सर्पिलाकार ताबीज चमक रहा था। यह आपातकालीन टीम है। अर्जुन के पास गुवान शियाओ और अन्य लोगों से निपटने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल घूमकर दरवाजा खींचकर उसे बंद कर सकता था। एक व्यक्ति हम 5 को रोकना चाहता है, ये हमें आपकी नज़र में नहीं रखता। गुवान जियाओ मुस्कुराया और अर्जुन की ओर बढ़ा। पीले वस्त्र पहने विशेषज्ञ गलियारे से भागा और दरवाजे पर लात मारी। जो दरवाजा बंद होने वाला था उसे जोर से धक्का देकर खोल दिया गया। चलो चलें। सुंदर आदमी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। गुवान शियाओ और बाकी लोगों ने उस नाजुक और खूबसूरत आदमी के कंधों पर अपनी हथेलियां रखीं। पल भर में वह नाजुक और खूबसूरत आदमी काली गैस के एक झोंके में बदल गया और फुसफुसाते हुए दरवाजे से बाहर उड़ गया। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और एक भयंकर कृपाण प्रकाश काली गैस पर पड़ा, लेकिन वह काली गैस को भेदकर अंदर चला गया। जमीन को बांधो, पीले वस्त्र पहने आदमी चिल्लाया। जैसे ही अर्जुन ने बाहर निकलने की कोशिश की, वह नीचे बैठ गया और अपना दाहिना हाथ जमीन पर पटक दिया। उस क्षण जमीन और हवा उस पीले वस्त्रधारी आदमी से दूर जा रही थीं। अर्जुन दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन जमीन लगातार उछल रही थी, जिससे अर्जुन की दौड़ने की गति जमीन की फेंकने की गति के साथ संतुलन में आ गई। यह अर्जुन के बिल्कुल न हिलने के बराबर था।
उसी समय फर्स्ट ग्रेड हॉल के 5 विशेषज्ञ दीपक क्यूई की 5 किस्में लेकर खजाने के द्वार की ओर दौड़े। एस्ट्रल क्यूई के ये 5 तंतु एक ही समय में 5 विशेषज्ञों द्वारा जारी किए गए थे और वे अर्जुन को मार सकते थे। अर्जुन तुरंत स्थिर खड़ा हो गया और अपना हाथ हिलाया। धमाका! दूसरा प्रकाश स्लैश एस्ट्रल क्यूई के 5 तंतुओं से टकराया, जिससे दोनों पक्ष एक ही समय में फट गए। विस्फोट ने न केवल गुवान शियाओ और अन्य लोगों को दूर धकेल दिया, बल्कि अर्जुन को भी पीछे की ओर उड़ा दिया, जो खजाने के पीछे की दीवार से टकरा गया। दरवाजा बंद होने वाला था। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसे सोचने का भी वक्त नहीं मिला। उसका शरीर तुरंत बिजली की तरह चमक उठा और पागलों की तरह खजाने के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। इस बीच गुवान जियाओ और अन्य लोग, जो बहुत दूर चले गए थे, ने दीपक क्यूई की 5 और किस्में फेंक दी। अर्जुन ने दूसरा लाइट स्लैश छोड़ा, जिससे दीपक क्यूई नष्ट हो गया, लेकिन खजाने का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। दरवाजा और चौखट आपस में जुड़े हुए थे। जोड़ का क्षेत्रफल 2/3 तक था और आखिरी तिहाई हिस्सा माँ और बच्चे के 7 कौशलों से बंद किया जा सकता था। अर्जुन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और दुष्वप्न कृपाण को बाहर फेंक दिया। कियांग! दुष्वप्न कृपाण ने दरवाजे की दरार में वार किया, जिससे दरवाजे पर बालों में केवल एक छोटा सा अंतर रह गया। ये छोटा सा अंतर बिल्कुल असंभव था। अर्जुन दौड़कर आया और दुष्वप्न ब्लेड को पकड़ लिया। जैसे ही उसने ब्लेड निकाला, उसकी नज़र दरवाजे की दरार में पड़ी और बाहर गलियारा दिखाई दिया। आकार परिवर्तन! जब तक किसी की आंखें इसे देख सकती हैं, वे हिलने डुलने और छाया बदलने में सक्षम होंगे। अर्जुन का शरीर कांप उठा। धमाका! खजाने का दरवाजा अंततः बंद कर दिया गया, जबकि अर्जुन दुष्वप्न ब्लेड को पकड़े हुए 100 मीटर के गलियारे में हौंफते हुए खड़ा था। वह बाहर है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और हाथ में कृपाण लेकर उसका पीछा किया। धमाका! इससे भी अधिक जोरदार विस्फोट हुआ। अचानक प्रदर्शनी क्षेत्र में लगातार 9 विस्फोट हुए और 9 प्रदर्शनी क्षेत्र जमींदोज हो गए। आकाश में अंधेरे में विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह खड़ा था। उड़ान निषेध क्षेत्र में जो लोग अभी भी आकाश में खड़े हो सकते थे, वे सभी अत्यंत शक्तिशाली और विशेषज्ञ थे। नेता हुआन क्विंगजू थे। जुबान किंगजू के पीछे स्वर्गीय गहन संप्रदाय, उड़ते बादल संप्रदाय और रात्रि दानव के अवशेष थे। क्या साहस है! आकाश में सफेद रोशनी की एक किरण चमकी और पूर्वोत्तर लॉर्ड ने गर्जना की, किसने लॉर्ड के भवन में जबरदस्ती घुसने की हिम्मत की। जुबान किंगजू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चिल्लाया, खजाने पर हमला करो। सारा खजाना हमारा है। स्वूश स्वूश स्वूश! निर्वासन के द्वीप पर 4 क्षेत्रों में विभिन्न प्रभुओं के मकानों के विशेषज्ञ आकाश में उड़ गए और यहाँ तक कि अन्य 3 प्रभु भी उड़ गए। दोनों खेमों के बीच मुकाबला हुआ और चारों लॉर्ड्स ने अनगिनत शक्तिशाली अधीनस्थों का नेतृत्व किया। जुबान किंगजू ने 3 महान सेनाओं के वरिष्ठों का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों के लोग हवा में थे और उनमें से किसी ने भी पहले हमला नहीं किया। निर्वासन में द्वीप की शक्ति अपने चरम पर गहन आकाश संप्रदाय की शक्ति के बराबर थी। उड़ते बादल संप्रदाय और रात्रि दानव संप्रदाय के बुजुर्गों की मदद से वर्तमान गहन आकाश संप्रदाय पहले की तरह शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो भी उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता है। यदि ये लड़ाई छिड़ गई तो ये दूसरा बीस्ट स्पिरिट आइलैंड युद्ध होगा। शत्रु, शीघ्रता से पीछे हटो। पूर्वोत्तर के स्वामी की आवाज बिजली की तरह हवा में गूंज उठी। जुबान किंगजू ने कहा, हम सब यहाँ हैं। अब यहाँ से जाना उबाऊ है। मैंने हमेशा निर्वासन द्वीप के 4 लॉर्ड से उनकी अद्भुत युद्ध शक्ति के बारे में पूछा है। आज उन्हें अनुभव करने का सबसे अच्छा दिन है। हमें सचमुच कदम उठाना ही होगा। शियोंग झान के चेहरे पर भयंकर भाव थे। पछतावा मत करो, ये युद्ध तुमने खुद शुरू किया है। मैं निर्वासित द्वीप लड़ने से नहीं डरता। युद्ध! जुबान किंगजू ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। जुबान किंगजू के पीछे पीछे एक अर्ध संत 5वीं परत का बुजुर्ग बाहर आया। बुजुर्ग ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, स्वर्ग फट रहा है। इसके बाद बुजुर्ग के हाथ अचानक अलग हो गए। ची! पूरा आसमान फट गया। उस दिन उसमें दरार पड़ गई। आकाश से आग निकली। लाखों ज्वलंत उल्कापिंड नीचे लुढ़क गए।
अमिताभ, इससे पहले कि चारों भगवान कोई कदम उठा पाते, अचानक आकाश से बौद्ध ध्वनि की ध्वनि आई। प्रज्ञापाम। अचानक हवा में 1000 मीटर ऊंची बुद्ध की आकृति प्रकट हुई। उसके बाद 8 बुद्ध की आकृतियां प्रकट हुईं। 8 बुद्ध छायाओं ने एक साथ अपने दाहिने हाथ आगे बढ़ाए। बुद्ध पाम, जो वर्षा की तरह घना था, आकाश की ओर बढ़ गया। प्रज्ञा पाम 136, 700 पाम। शियोंग जान अचानक चौंक गया। पूरी दुनिया में केवल सोआरिंग ड्रैगन इंस्टीट्यूट का पीठासीन अधिकारी ही इतनी बड़ी संख्या में प्रज्ञा पाम जारी कर सकता है। अनगिनत हथेलियों ने आकाश से गिरे ज्वलंत उल्कापिंडों को नष्ट कर दिया। बुद्ध की छायाओं में से एक ने अपना सिर नीचे किया और भीड़ की ओर देखा। उड़ते बादल मंदिर, भीड़ को युद्ध के लिए नेतृत्व करो। उसके बगल में बड़ी संख्या में छोटे काले बिंदु दिखाई दिए। हाओरान संप्रदाय, शिबेइहोंग सभी को युद्ध के लिए नेतृत्व कर रहा है। गैलेक्सी संप्रदाय, गैलेक्सी नदी, सभी को युद्ध में ले चलो। अजूर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय यहाँ लड़ने के लिए है। गहन अधोलोक संप्रदाय, आओ और लड़ो। दिव्य पंख संप्रदाय, आओ और लड़ो। आदिम अराजकता संप्रदाय यहाँ लड़ने के लिए है। अध्याय 968। अर्जुन प्रभु के भवन से बाहर भागा और ये दृश्य देखा। फैंग जुबान से ही उसे पता चला कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय शून्य पत्थरों को छीनने के लिए निर्वासन के द्वीप पर आ रहा था, और फैंग जुबान को दक्षिणी डोमेन संप्रदाय के उच्च वर्ग से भी इस मामले के बारे में पता चला होगा। इस बारे में बात करते हुए ज्यादातर बाहरी लोगों को अर्जुन का नाम तभी याद आया जब दक्षिणी क्षेत्र के 6 महान संप्रदाय बच गए। हालांकि वास्तव में इसका श्रेय अर्जुन और फैंग जुबान दोनों को जाता है। फैंग जुबान की बुद्धिमत्ता ने बीस्ट स्पिरिट आइलैंड की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदाय ने भोजन नहीं किया, चूंकि उन्हें स्वर्गीय गहन संप्रदाय की योजना के बारे में पता था। वे कैसे चुपचाप बैठकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते थे। इस बार दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदाय का निर्वासन द्वीप पर उसी समय आगमन पूर्वानुमेय हो गया। दक्षिणी डोमेन संप्रदाय ने हमेशा कहा था कि वे गहन आकाश संप्रदाय की जांच करना चाहते थे, और यह खाली बयानबाजी नहीं थी। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने आसमान की ओर देखा और तुरंत दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के रेगिस्तान की ओर दौड़ पड़ा। उच्च स्तरीय लड़ाइयां उच्च स्तरीय वरिष्ठों के लिए छोड़ देनी चाहिए। युद्ध क्षेत्र जो वास्तव में निर्णायक भूमिका निभाता था, वह प्रथम श्रेणी हॉल के हाथों में था। भले ही भगवान और गहन आकाश संप्रदाय के बीच लड़ाई में कौन जीतता है या हारता है, जब तक गुवांजियो और अन्य लोग सफलतापूर्वक शून्य पत्थर को दूर कर सकते हैं, तब ये निर्धारित किया जा सकता है कि गहन आकाश संप्रदाय जीत गया है। अर्जुन का शरीर आग के निशान में बदल गया और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की ओर बढ़ गया। प्रभु के भवन के ऊपर पूर्वोत्तर के स्वामी जियोंग जान जोर से हंसे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रदर्शनी इतने सारे अद्वितीय विशेषज्ञों को आकर्षित करेगी। ये वास्तव में एक सम्मान की बात है। आकाश में प्रकृति के विशाल संप्रदाय की ओर एल्डर शिबेइहोंग ने कहा, निर्वासन में द्वीप के 4 महान स्वामी, दक्षिणी क्षेत्र के 6 महान संप्रदाय, गहन आकाश संप्रदाय के अवशेषों को एक ही झटके में नष्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे आशा है कि चारों महान स्वामी हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। जियोनग जान ने हाथ हिलाते हुए कहा, द्वीप की सुरक्षा के लिए एक अवरोध स्थापित करें। पूरा द्वीप स्तर एक अलर्ट पर है। मूल क्यूई तोप तैयार करें और इसे दक्षिणी डोमेन के 6 महान संप्रदायों की दिशा में लक्षित करें। युद्ध की आवाज पूरे द्वीप में फैल गई। एक पल के लिए द्वीप के चारों क्षेत्रों में स्थित सभी सैन्य स्तरीय मूल ऊर्जा तोपें ऊपर उठ गईं और रात के आकाश की ओर तान दी। एक अर्धगोलाकार प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ, जिसने दक्षिणी क्षेत्र के 6 महान संप्रदायों के सभी विशेषज्ञों को अलग थलग कर दिया। लॉर्ड नॉर्थ ईस्ट, आपका क्या मतलब है? शिबेइहोंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने आश्चर्य से पूछा। जुवान किंगजू के मुंह के कोने थोड़े से ऊपर उठे और उसने कहा, शिबेइहोंग, आपने इस तरह की बात होने की उम्मीद नहीं की थी, है ना? शियोंग जान चिल्लाया, सब लोग तैयार हो जाओ। यदि दक्षिणी डोमेन संप्रदाय निर्वासन द्वीप के हवाई क्षेत्र में उतरता है, तो वे तुरंत हमला शुरू कर देंगे। वे मृत्यु तक निर्वासन द्वीप की गरिमा की रक्षा करने की शपथ लेंगे। अमिताभ, परोपकारी जियोंग जान, हम यहाँ द्वीप को विदेशी शत्रुओं से बचाने में मदद करने आए हैं।
आपने हम पर तोप क्यों तान दी? न केवल थूथन बल्कि अन्य 3 लॉर्ड्स ने भी दक्षिणी डोमेन संप्रदाय पर अपनी नजरें गड़ा दी। हमारे लिए गहन आकाश संप्रदाय दुश्मन है और तुम पापी हो। जियोंग जान जोर से चिल्लाया। मेरे निर्वासन द्वीप के अपने नियम हैं। जब गहन आकाश संप्रदाय के लोग युद्ध करने आए तो उन्होंने सभी निर्वासन द्वीप के नियमों का पालन किया। उनमें से प्रत्येक ने अपने माथे से एक कैदी की छाप को मिटाते हुए द्वीप पर 3 दिनों से अधिक समय बिताया। जहां तक आप लोगों का सवाल है तो ऐसा नहीं है। मेरे निर्वासित द्वीप के 3 महान कानून हैं। आप पहले कानून का उल्लंघन करने वाले हैं। आप हमारे और दुश्मन के बीच अंतर क्यों नहीं बता सकते? अगर हमारी मदद न होती तो आपका निर्वासन द्वीप आज रात बर्बाद हो सकता था, शी बेहोंग ने कहा। अब तो हद हो गई। तुम्हें किस कानून की परवाह है? दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदाय ने गलत अनुमान लगाया था। सच कहें तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि द्वीप के लोग इतने जिद्दी होंगे। अगर कोई सामान्य इंसान होता तो मैं इस विपत्ति से बचने में तुम्हारी मदद करने आता। और तो और विदेशी दुश्मनों से बिना शर्त तुम्हारी रक्षा करने भी आता। तुम्हें मुझ पर अपनी मारक क्षमता तानने के बजाय मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। शियोंग जान चिल्लाया। स्वर्गीय गहन संप्रदाय ने हमारे लौह नियम का पालन किया है। अगर आज हम सभी स्वर्गीय गहन संप्रदाय के हाथों मर भी जाएं, तो हमें इसका कोई अफसोस नहीं होगा। ये हमारी अपर्याप्त क्षमता है। और जब तुम यहाँ आए तो तुमने हमारे लौह कानूनों का पालन नहीं किया। अगर हम मरते दम तक लड़ें, तब भी हमें अपने लौह कानूनों की रक्षा करनी होगी। शियोंग जान के अडिग बयान ने दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदायों को यह महसूस कराया कि यह अकल्पनीय था। क्या होगा अगर हम गहन आकाश संप्रदाय पर हमला करने पर जोर देते हैं? शे बेहोंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। शियोंग जान जोर से हंसा। जरा कोशिश करके देखो। जब तक तुम द्वीप की सीमा में कदम रखोगे, मेरे द्वीप के सभी निर्वासित मार्शल अभ्यासी दक्षिणी क्षेत्र के 6 महान संप्रदायों के खिलाफ मौत तक लड़ने की कसम खाएंगे। निर्वासन द्वीप ने केवल गहन आकाश संप्रदाय को ही अपना शत्रु माना, लेकिन उसने दक्षिणी क्षेत्र के 6 महान संप्रदायों को पापी माना। शी बेहोंग ने गहरी सांस ली और कहा, क्या मैं लॉर्ड जियोंग जान से पूछ सकता हूं कि इससे पहले कि आप हमारी सहायता स्वीकार करें और स्वर्गीय गहन संप्रदाय का एक साथ विरोध करने के लिए तैयार हों, हमें क्या करने की आवश्यकता है? बहुत आसान है। शियोंग जान ने हाथ हिलाया और कहा, आप सभी निर्वासन द्वीप के बाहरी इलाके में पंजीकरण कराएं और अपनी भौहों के बीच एक कैदी की छाप बनाएं। 3 दिनों में आप निर्वासन द्वीप पर जो चाहें कर सकते हैं। जियोंग जान, शे बेहोंग ने गुस्से से कहा, आप अभी भी निर्वासन के द्वीप पर जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में एक कैदी की छाप की परवाह करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने प्लेबॉय होंगे। बच्चों का खेल। जियोंग जान जोर से हंसा। मेरे निर्वासित द्वीप के अब तक जीवित रहने और पूर्वी क्षेत्र में बने रहने का कारण यह है कि हम अपने नियमों की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करने को तैयार हैं। मैं इस नियम को तोड़ने के बजाय मरना पसंद करूंगा। निर्वासन द्वीप पर सभी योद्धा जोर से जयकार कर रहे थे। उनके हाव भाव दृढ़ थे और वे दक्षिणी क्षेत्र संप्रदाय के साथ मिलकर नष्ट होने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ये लोग भले ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और एक दूसरे से सहमत न होने पर एक दूसरे पर तलवारें तान देते थे, फिर भी विदेशी दुश्मनों का सामना करते समय वे अतुलनीय रूप से एकजुट थे। इस बार दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदाय को अचानक से झटका लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। शी बेहोंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर उसने सचमुच हमला किया तो उसे निर्वासित द्वीप पर बेताब हमलों का सामना करना पड़ेगा। उस दिन ब्लैक सैक निश्चित रूप से कोई शो नहीं देखेगा। वे चारों लॉर्ड्स को दक्षिणी डोमेन सेक्ट पर हमला करने में भी मदद करेंगे। एक बार दक्षिणी डोमेन संप्रदाय को भगा दिया गया तो गहन आकाश संप्रदाय निर्वासन द्वीप पर हमला करेगा। चाहे कुछ भी हो, निर्वासन द्वीप को नुकसान उठाना पड़ेगा। काफी देर बाद शी बेहोंग ने एक लंबी आह भरी और कहा, दक्षिणी डोमेन संप्रदाय, द्वीप को घेर लो। मेरे आदेश के बिना किसी को भी द्वीप में कदम रखने की अनुमति नहीं है। जब स्वर्गीय गहन संप्रदाय की सेनाएं द्वीप से आधा कदम दूर जाएंगी तो वे तुरंत हमला शुरू कर देंगी। बड़े साहब,
स्टासिया संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने चिंतित होकर कहा, क्या ये हो सकता है कि हम यहाँ कोई नाटक देखने आए हैं? अगर हम खड़े होकर देखते रहें तो हम सचमुच गहन आकाश संप्रदाय को निर्वासन के द्वीप पर विजय पाने का मौका दे देंगे। शी बेहोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे निर्देशों का पालन करो। जुबान किंगजू इस पूरे समय तमाशा देख रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि कौन किस पर वार कर रहा है, नहीं वह निर्वासन द्वीप को गिराना चाहती थी। उसके लिए इस निर्वासन द्वीप का कोई मतलब नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य समय रोकना था, चाहे लड़ाई हो या बातचीत। जब तक वह समय रोक सकती थी वह ऐसा करने को तैयार थी। उसी समय जुबान किंगजू ने भी दक्षिण पश्चिम की ओर देखा। वह गुवान जियाओ के संकेत का इंतजार कर रही थी। जब तक गुवान जियाओ शून्य पत्थर के साथ चला जाता, स्वर्गीय गहन संप्रदाय बिना किसी हिचकिचाहट के चला जाता। इस ओर की सारी बातचीत दिव्य आभा से भरी हुई थी और द्वीप पर हर कोई उन्हें सुन सकता था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन, जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की ओर भाग रहा था, ने भी इसे सुना था। अध्याय 969। यहाँ आने से पहले अर्जुन ने निर्वासन द्वीप के बारे में कई किंवदंतियां सुनी थीं। इसीलिए वह निर्वासन द्वीप के लौह कानूनों का पालन करने और 3 दिनों तक युद्ध न करने के नियम का पालन करने के लिए तैयार था। देखने में तो उनका फैसला बिल्कुल सही था। निर्वासन द्वीप सिर्फ आम मार्शल कलाकारों के लिए ही नहीं था, उनके जैसे युवाओं को आज्ञा का पालन करना पड़ता था, और यहाँ तक कि शी बेहोंग जैसे शीर्षस्थ मार्शल कलाकारों को भी कोई विशेषाधिकार नहीं था। ये सोचकर अर्जुन को लगा कि यह बहुत उचित था। तो क्या हम अब भी लड़ना चाहते हैं? जुबान किंगजू ने पूछा। शियोंग जान ने अपनी बाहें पार करते हुए कहा, यह आप ही थे जो प्रदर्शनी में जबरदस्ती घुस आए थे। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए। जुबान किंगजू ने हंसते हुए कहा, जब तक आप विशेषज्ञ प्रदर्शनी क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा गहन आकाश संप्रदाय कोई कदम नहीं उठाएगा। शियोंग जान ने कहा, जब तक आप हमला नहीं करेंगे हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। दोनों पक्षों को समझ आ गया था कि उनका इस्तेमाल एक दूसरे के काम में दखल देने के लिए किया जा रहा है। जुबान किंगजू को फर्स्ट ग्रेड हॉल और इमरजेंसी रिस्पांस टीम पर पूरा भरोसा था। जियोंग जान अपनी 13वीं स्ट्रीट को लेकर बहुत आश्वस्त था। जुबान किंगजू को डर था कि भगवान गुवान जियो का पीछा करेंगे, जबकि भगवान चिंतित थे कि जुबान किंगजू 13वीं स्ट्रीट का पीछा करेगा। एक बुजुर्ग ने शी बेहोंग के कान में फुसफुसाया, बड़े शी, चूंकि गहन आकाश संप्रदाय ने आने की हिम्मत की है, इसलिए उन्होंने भागने की पूरी योजना बनाई होगी। अगर हम यहाँ रहें तो भी हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। शी बेहोंग ने सिर हिलाया, लेकिन अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। चारों लॉर्ड्स को पता नहीं है कि कैसे अनुकूलन करना है, इसलिए हम केवल दूर से ही देख सकते हैं। इस बात से शी बेहोंग के मन में बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कोई समाधान नहीं सोच सका। किसी का पागल कुत्ता पीछा कर रहा है। आप उस व्यक्ति की मदद करके कुत्ते को मारना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपको कुत्ते से काटना चाहता है। आपको क्या करना चाहिए? सचमुच बहुत गुस्सा आया। 20 मिनट बाद एक बुजुर्ग दूर से लौटा और शी बेहोंग के पास खड़ा हो गया। शी बेहोंग ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या आपने पूर्वी क्षेत्र में किसी प्रथम श्रेणी के संप्रदाय से संपर्क किया है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, मैंने उनसे पहले ही संपर्क कर लिया है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के पास कोई विकल्प नहीं है। उनके पास चारों प्रभुओं को मनाने की क्षमता नहीं है। पूर्वी क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के संप्रदायों और निर्वासन द्वीप के बीच संबंध हमेशा से ही मतभेदपूर्ण रहे हैं। निर्वासन द्वीप प्रथम श्रेणी के संप्रदायों को कोई महत्व नहीं देगा। शी बेहोंग ने सिर हिलाया। हालांकि उसने सोचा था कि नतीजा यही होगा, लेकिन अपने कानों से सुनकर उसे निराशा जरूर हुई। 25 मिनट पहले अर्जुन खजाने से भाग निकला। उसने तुरंत फर्स्ट ग्रेड हॉल का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना लेई गुई मुखौटा पहना और अपनी सबसे तेज गति से जियाओ यंग को ढूंढने लगा। मेरे पीछे आओ। अर्जुन ने जियाओ यंग का हाथ पकड़ा और प्रदर्शनी से बाहर भाग गई। जियाओ यंग आश्चर्य से चिल्लाए, मास्टर लेई गुई। अर्जुन जानता था कि मामला जितना जरूरी होगा उतना ही कम चिंताजनक होगा। उसे शांत रहना होगा।
अगर गुवान जियाओ और बाकी लोगों को पता चलता कि टेलीपोर्टेशन एरे नष्ट हो गया है, तो वे तुरंत जियाओ यंग की तलाश में वापस आ जाएंगे। उनके लिए जियाओ यंग को अपने साथ ले जाना ज्यादा सुरक्षित होगा। हालांकि जब अर्जुन जियाओ यंग को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में लाया तो उसने जियाओंग जान के शब्दों को सुना और देखा कि द्वीप अवरोध द्वारा संरक्षित था। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने एक नया विचार सोचा और जियाओ यंग को वापस उसके मूल रास्ते पर खींच लिया। अब तीनों सेनाएं गतिरोध में थीं और एक नकाबपोश आदमी अचानक ऊपर कूद गया। भगवान जियोंग जान, कृपया मुझे उड़ने का अधिकार दें, जियोंग नान जोर से चिल्लाया। जैसे ही जियोंग जान ने लेई गुई का मुखौटा देखा, वह हंस पड़ा। उसने हाथ हिलाकर जियोंग नान की उड़ान पर लगी रोक हटा दी। अर्जुन ने शियाओ यंग को आकाश में ऊपर खींच लिया और उड़ना जारी रखा, चिल्लाते हुए कहा, भगवान शियाओंग जान, कृपया मेरे लिए एक अवरोध खोल दें। जियोनग जान ने फिर से अपना हाथ हिलाया और आकाश में अवरोध में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जिससे जियोनग नान बाहर उड़ गया। इस दृश्य को देखकर दक्षिणी क्षेत्र के बुजुर्गों को लगभग खून की उल्टी आ गई। एक संप्रदाय के बुजुर्ग ने गुस्से में शियोंग जान से कहा, आप हमारे 6 महान संप्रदायों की ओर से मदद की पेशकश भी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि न केवल औसत साधना वाले इस कनिष्ठ को उड़ने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, बल्कि आप उसके लिए एक अवरोध भी खोलने को तैयार हैं। शियोंग जान ने उसके कंधों को गले लगाया और कहा, क्योंकि वह हमारे निर्वासित द्वीप से है, उसने हमारे लॉ कानून का पालन किया और अपनी ताकत से हमारा सम्मान जीता। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने शियाओ यंग को सीधे शि बेहोंग के पास खींच लिया, लेकिन बुजुर्गों के एक समूह ने उसे रोक दिया। शि बेहोंग ने हाथ हिलाकर कहा, उसे आने दो। अर्जुन ने शियाओ यंग को शि बेहोंग के पास खींचा और फुसफुसाया, बड़े, मैं अर्जुन हूँ। ये छोटी लड़की बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसकी रक्षा करने में मेरी मदद करें। क्या? शि बेहोंग की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। अर्जुन हैरान था। उसके मालिक जू कईयुए को पहले से ही पता था कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन शि बेहोंग को नहीं पता था। अर्जुन ने सीधे शि बेहोंग की कलाई पर अपना हाथ रखा और शि बेहोंग से अपने आध्यात्मिक सागर का निरीक्षण करने के लिए कहने की पहल की। जैसे ही शि बेहोंग को इसका एहसास हुआ, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। ये सच में तुम हो, मेरे प्यारे बच्चे, तुम सच में अभी भी जिंदा हो। अर्जुन ने कहा, बड़े, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कृपया उसकी रक्षा करें। गहन आकाश संप्रदाय के लोगों को उसे छीनने न दें। मुझे अभी शून्य रत्न छीनना है, इसलिए मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जब मैं संप्रदाय में वापस लौटूंगा तो मैं तुम्हें अपने बारे में जरूर बताऊंगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन निर्वासित द्वीप अवरोध में वापस उड़ गया और सीधे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की ओर चला गया। शि बेहोंग ने सिर हिलाया, लेकिन वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला। वह कारण और प्रभाव पहले ही समझ चुका था। कोई आश्चर्य नहीं कि शू कईयुए अचानक उदास नहीं हुई। हालांकि उसे चिंता थी कि वह, यानी बुजुर्ग, अर्जुन को फिर से वो खतरनाक काम करने देंगे। उसने यह बात उससे छिपाए और हावरान संप्रदाय की मुखिया को भी नहीं बताए। कोई बात नहीं। शि बेहोंग ने राहत की सांस ली और कहा, शून्य पत्थर को निश्चित रूप से लपेटा जा सकता है। हालांकि हम गहन आकाश संप्रदाय को नष्ट नहीं कर सकते, कम से कम इससे लाभ तो होगा ही। शि बेहोंग को अर्जुन पर 100 से ज्यादा भरोसा था। वह जानता था कि चाहे पूरी दुनिया प्रकृति संप्रदाय को धोखा दे दे, अर्जुन नहीं देगा। साथ ही उसे अर्जुन की ताकत पर पूरा भरोसा था। जब तक अर्जुन मौजूद है, मौजूदा मुश्किलें सुलझ जाएंगी। दक्षिण पश्चिम निर्वासित द्वीप, रेगिस्तान। गुवान जियाओ और बाकी लोग तेजी से भाग रहे थे। जैसे ही वे नो फ्लाई जोन से बाहर निकलेंगे, वे तुरंत उड़ान भरेंगे और अपनी सबसे तेज गति से टेलीपोर्टेशन एरे की दिशा में दौड़ पड़ेंगे। ठीक इसी समय 100 झांग लंबी सुनहरी तलवार अचानक आकाश में प्रकट हुई। सुनहरी तलवार आसमान से उतरी और तेजी से गुवान जियो और अन्य लोगों की ओर झपटी। हमला किया गया। वे पांचों तुरंत रुक गए और सुनहरी तलवार रेगिस्तान में जा गिरी, पांचों की टुकड़ी से टकराने से केवल आधा मीटर की दूरी पर। स्टार गिल्ड। गुवान जियाओ ने डिपक्यूई से बनी सुनहरी तलवार को देखा और उपहास किया। आकाश में 3 लोगों का एक समूह धीरे धीरे नीचे उतरा।
उनका नेतृत्व स्टार गिल्ड का सदस्य लॉन्ग शाओकी कर रहा था। जैसे ही लॉन्ग शाओकी जमीन पर उतरा, वह रेगिस्तान के बीच में चला गया। तेज हवा में उसका लबादा बज रहा था। आप जानते हैं, मैंने गहन आकाश संप्रदाय की जांच करना कभी नहीं छोड़ा है। लॉन्ग शाओकी आगे बढ़ा और उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 13वीं स्ट्रीट के लोग हमारे द्वारा मुक्त कर दिए जाएंगे, लेकिन वे स्टार गिल्ड से मिले। गुवान जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और अन्य 4 को पीछे हटने का आदेश दिया, जबकि उसका सामना लॉन्ग शाओकी से हुआ। यंग मास्टर लॉन्ग के हाथों की आभा 2 सुनहरी तलवारों में परिवर्तित हो गई और उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि भूत डॉक्टर प्रसिद्ध है। आज आपसे लड़ने में सक्षम होना मेरे लिए सम्मान की बात है। ऐसा कहते हुए लॉन्ग शाओकी ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और 2 सुनहरी तलवारें उड़ गईं। गुवान जियाओ हवा में उछला और 2 बार घूमकर 2 सुनहरी तलवारों को चकमा दे दिया। हालांकि 2 सुनहरी तलवारों ने गुवान जियाओ पर निशाना साधते हुए वार किया। प्रथम श्रेणी हॉल के अन्य 4 लोगों ने चक्कर लगाया और टेलीपोर्टेशन सरणी की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखी। लॉन्ग शाओकी का पीछा करने वाले अन्य 2 विशेषज्ञ प्रकाश की 2 किरणों में परिवर्तित हो गए और उन 4 का रास्ता अवरुद्ध करते हुए नीचे उतर गए। अध्याय 970 स्टार गिल्ड ने तुरंत ही फर्स्ट स्टेज हॉल के साथ भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। उसी समय अंधेरे में छिपी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के पास स्थिति को देखकर कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने शून्य पत्थरों की चोरी में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया। उन्होंने केवल एक सहायक भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें जाने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग नहीं करना पड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद वे बस द्वीप से भाग गए। किसी को पता नहीं चला कि उन्होंने क्या किया। हालांकि स्टार गिल्ड का हमला बहुत अचानक था। आपातकालीन टीम के एक पीले वस्त्रधारी कप्तान ने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, प्रथम श्रेणी के हॉल पर हमला हुआ है। योजना अस्थायी रूप से बदल गई है। बाहर निकलो, बाधाओं को हटाओ। पीले वस्त्रधारी 5 लोग तुरंत 5 पीली परछाइयों में बदल गए और युद्ध क्षेत्र में घुस गए। गुवान जियाओ ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन 3 स्टार गिल्ड्स के साथ तुम हमें नहीं रोक सकते। पीले वस्त्रधारी कप्तान ने कहा, यह आपका अपना मामला है और हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। निर्णय देने की आपकी बारी नहीं है। पीले वस्त्र पहने 5 आदमी तुरंत अलग हो गए। उनमें से 2 ने गुवान जियाओ को लॉन्ग शाओकी से निपटने में मदद की, जबकि बाकी 3 2 अन्य स्टार गिल्ड विशेषज्ञों से निपटने चले गए। आसमान से तलवार की तेज आवाज आई। उस आवाज ने 9 आसमानों को हिला दिया, बेहद तेज और साफ। तलवार की आवाज के बाद मजबूत कपड़े पहने हुए स्वर्गस्क्राय क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह आकाश से नीचे उतरा। वाम्पोआ अभिजात वर्ग, आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, आपके दुश्मन हम हैं। भौहों के बीच 3 तिल वाला एक आदमी जोर से चिल्लाया। इसके बाद सैकड़ों एस्ट्रल क्यू तलवार की रोशनियां आपातकालीन दल के सदस्यों की ओर फूट पड़ीं। आपातकालीन टीम के नेता ने जल्दी से चकमा दिया और उदास चेहरे के साथ कहा, स्वर्गीय दानव पंथ। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के जंक्शन पर अर्जुन ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। उड़ान के दौरान उसे 13 टीमें मिली जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुराग ढूंढने में लगी हुई थीं। अर्जुन तुरंत उतरा और चिल्लाया, जल्दी करो और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जाओ। मुझे जानकारी मिली है कि दुश्मन दक्षिण पश्चिम रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा है। क्या ये जानकारी विश्वसनीय है? लाल बंदर ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, बिल्कुल विश्वसनीय। उनके पास एक टेलीपोर्टेशन एरे है और वे द्वीप से भागना चाहते हैं। गैंग ली ने तुरंत एक दूत निकाला और दूत से कहा, मैं गैंग ली हूँ, पूर्वोत्तर क्षेत्र की 13वीं टीम का कप्तान। मैं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के लॉर्ड्स मैनर गार्ड से सहायता का अनुरोध करता हूँ। कृपया दुश्मन को रोकने के लिए तुरंत दक्षिण पश्चिम रेगिस्तान की ओर बढ़ें। हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। गैंग लाई ने अपना हाथ हिलाया और संदेशवाहक फुसफुसाते हुए उड़ गया। चलो चलें। गैंग लाई ने मोर्चा संभाला और तुरंत दिशा बदल दी तथा अपनी टीम को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की ओर ले गया। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हमें उन्हें भागने नहीं देना चाहिए।
लाल बंदर की आंखों में खून की प्यासी चमक थी। अगर तुमने हमारी 13वीं गली की जमीन छूने की हिम्मत की तो तुम्हें इस बार उन्हें कड़वाहट का स्वाद चखाना होगा। सूसू ने देखा कि अर्जुन अभी भी टीम का पीछा कर रहा था, इसलिए उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, तुम्हें अब और जाने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो और वापस जाओ। अर्जुन ने कहा, आपने कब से ऐसी बात कही? सुसु ने कहा, अगर तुम हमारा पीछा करोगे तो मर जाओगे। वे लोग आसानी से हमारे हाथों से शून्य पत्थर चुरा सकते हैं। वे निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं हैं। जल्दी करो और वापस जाओ, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे खिलाफ निरोधक आदेश के लिए आवेदन करूंगा। अर्जुन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और वह केवल स्थिर खड़ा रह सका। प्रतिबंध आदेश सीधे अर्जुन को अयोग्य ठहरा सकता था। उसे 13वें दस्ते को प्रथम श्रेणी हॉल से निपटने में मदद करने का अधिकार नहीं था। अन्यथा, जब तक वह प्रतिबंध आदेश प्राप्त करता और बलपूर्वक हमला करता, वह निर्वासित द्वीप का दुश्मन बन जाता। अर्जुन जानता था कि निर्वासित द्वीप के पागल लोग नियमों को कितना महत्व देते हैं। वह जानता था कि एक बार प्रतिबंध आदेश मिलने के बाद निर्वासित द्वीप के लोग उस पर दया नहीं करेंगे। ये वह आखिरी चीज थी जिसे अर्जुन देखना चाहता था। अर्जुन को रुकते देख सुसु की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। मैं तुम्हें निशाना नहीं बना रही, बल्कि तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। वापस जाओ। अगर मैं मर गई तो कृपया मुझे भूल जाना। इसके साथ ही सुसु एक चमकदार प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और गैंगलाई तथा अन्य लोगों का पीछा करने लगी। अर्जुन भावुक भी हुआ और क्रोधित भी। यह महिला उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन वह बहुत जिद्दी और मूर्ख थी। 13वीं टीम के चले जाने के बाद अर्जुन ने एक बड़ा चाप बनाया और रेगिस्तान की ओर दौड़ना जारी रखा। उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था, इसलिए उसने पहले कोई कदम नहीं उठाया और चुपके से उसका निरीक्षण करता रहा। यदि 13वीं स्ट्रीट के लोग वास्तव में फर्स्ट स्टेज हॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को संभालने में सक्षम होते तो उन्हें कोई कदम उठाने की भी आवश्यकता नहीं होती। यदि वह ऐसा नहीं कर सका और यदि उसने फिर से आत्महत्या कर ली, तो भले ही सुसु ने निरोधक आदेश के लिए आवेदन किया हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान। लॉन्ग शाओ की खून से लथपथ एक सूखे पेड़ के सहारे टिका हुआ था। उसके शरीर पर 100 से ज्यादा जख्म थे और वह पहले ही थककर चूर हो चुका था। गुवान जियाओ अपने सामने एक छोटी सी पहाड़ी पर टिकी हुई थी। वह भी गंभीर रूप से घायल थी। हालांकि उसकी बाहें टूटी नहीं थीं, लेकिन वे पहले से ही अपंग थीं और उन्हें जल्दी ठीक करना संभव नहीं था। हालांकि लॉन्ग शाओ की दुर्जय था, फिर भी उसकी संख्या बहुत कम थी। वह गुप्त रूप से गहन आकाश संप्रदाय की जांच कर रहा था, लेकिन उसे कभी भी स्टार गिल्ड की आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिली थी। स्वर्गीय गहन संप्रदाय द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में इतना बड़ा उत्पात मचाने के बाद भी स्टार गिल्ड के उच्च अधिकारी हमेशा से ही बहुत दुविधा में रहे थे। उन्होंने अभी तक उन्हें स्वर्गीय गहन संप्रदाय का पीछा करने का आदेश नहीं दिया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्टार गिल्ड के उच्च पदों पर था, लेकिन लॉन्ग शाओ की हार मानने को तैयार नहीं था। हेवनली डेविल रिलीजन और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को भी भारी क्षति हुई। स्वर्गीय शैतान धर्म में 82 विशेषज्ञ थे। उन्होंने वाम्पोआ अभिजात वर्ग के कबीले की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के 5 सदस्यों के विरुद्ध युद्ध किया। अंततः स्वर्गीय शैतान धर्म का लगभग पूरी तरह से सफाया हो गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के 5 सदस्यों में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। भौहों के बीच 3 तिल वाला वह व्यक्ति अपने हाथ में एक लंबी तलवार लिए आपातकालीन टीम के 5 सदस्यों की ओर बढ़ रहा था। उसका हाथ खून से लथपथ था। लाल खून उसके हाथ से बहकर तलवार पर आया और फिर तलवार की नोक से होता हुआ जमीन पर धारा की तरह गिर गया। छायाहीन आत्मा पवन स्लैश। 3 तिल वाले आदमी ने अचानक धनुष उठाया और हाथ में पकड़ी तलवार पर वार किया। तलवार की रोशनी 13 घुड़सवारों में बदल गई। प्रत्येक घुड़सवार सेना एस्ट्रल क्यूई से संघनित एक युद्ध अश्व थी। युद्ध अश्व की पीठ पर भाले लिए घुड़सवार बैठे थे। 13 घुड़सवार सेना आपातकालीन टीम की ओर क्रूरतापूर्वक आगे बढ़ी। रेगिस्तान में लोहे के खुरों पर पैर रखना एक शानदार दृश्य था।
आपातकालीन टीम के कप्तान ने घुटने टेक दिए और हौंफते हुए कहा, फैन बुहुआ, तुम सचमुच टर्सल हड्डी के कीड़े हो। चाहे कुछ भी कर लो, तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। आपके सभी अधीनस्थ मर चुके हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे अभी भाग जाना चाहिए था। ये कहते हुए कप्तान अचानक उछल पड़ा। उसके हाथ में तलवार कांप उठी और 100 मीटर व्यास का एक आग का गोला तुरंत 13 घुड़सवार सेना की ओर दौड़ पड़ा। धमाका! आग का गोला 13 घुड़सवार सेना से टकराया और तुरंत विस्फोट हो गया। स्टार गिल्ड और फर्स्ट स्टेज हॉल के विशेषज्ञों सहित आपातकालीन टीम के सभी सदस्य आग की लहर से बेहोश हो गए। आपातकालीन दल का कप्तान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वह पीछे की ओर उछला और मुंह में खून की धुंध थूक दी। उसकी भौहों के बीच 3 तिल थे। फान बुहुआ नाम का स्वर्गीय दानवपंथी व्यक्ति भी प्रभावित था। वह रेगिस्तान में 700-800 बार लौटता रहा। जब वह रुका तो उसकी हड्डियां इंच टूट चुकी थीं और वह अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। स्टार गिल्ड के अन्य 2 सदस्य रेगिस्तान में निश्चल पड़े थे। इस समय घटनास्थल पर स्थिति अभी भी ऐसी थी कि फर्स्ट ग्रेड हॉल को बहुत फायदा हुआ। गुवान जियाओ के अलावा, जो लॉन्ग शाओकी के साथ लड़ाई के दौरान घातक चोटों से पीड़ित थे, ब्लडचेरी, सुंदर आदमी और अन्य 2 सदस्य जो चुप रहे थे, सभी को कोई नुकसान नहीं हुआ। स्वर्गीय शैतान धर्म पहले ही पराजित हो चुका था और लॉन्ग शाओकी और उसके 2 दोस्तों ने भी अपनी लड़ने की ताकत खो दी थी। ब्लडचेरी अपने पैरों में खून सने हुए गुवान जियाओ को उठाने में मदद करने आई। उसके पैरों पर लगा खून उसके अपने दुश्मनों का नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों का था। समय बर्बाद मत करो, चलो चलें। ब्लडचेरी ने गुवान जियाओ को ऊपर उठाया और एक तेज रोशनी की किरण में बदल गई जो दूर तक उड़ गई। रेगिस्तान बहुत बड़ा था और टेलीपोर्टेशन सरनी दूर पहाड़ों में स्थित थी।